अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? मुझे पता है अगर आज आपका मूड अच्छा है तो मैं बता सकती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई होंगी। या तो आपके बच्चे जाते हुए आपको बहुत ज़ोर के हाग और प्यार करके गए होंगे, मियाँ ने कहा होगा कि तुम आज तो बहुत अच्छी लग रही हो, फ्रेश लग रही हो, क्या हुआ दुबली लग रही हो। या फिर अब्बू का या भाई का कोई ऐसा फ़ोन या कोई कॉल आई होगी कि तुम्हारे हाथ की कोई चीज़ खाने का दिल चाह रहा है और पता नहीं मुझे तुम पे फ़ख्र है, तुम बड़ी अच्छी बेटी हो, तुम बड़ी अच्छी बहन हो। मियाँ, अब्बू, भाई, बच्चे, इन सब की अगर एक एक कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट जुमला जो आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर करता है, अगर वो सब पॉजिटिव वे में हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका दिन अच्छा ना गुजरे। और दिन की बात कर रहे हैं, मैं तो ज़िंदगी की बात कर रही हूँ। अगर आपको ये पता है, अगर आप ये कॉन्फिडेंस लिए हुए इस दुनिया में आए हैं और वो कॉन्फिडेंस आपको दिया है आपके घर के बड़ों ने, आपके घर के मर्दों ने, आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपके सिबलिंग्स, आपके बच्चों ने, आपके हस्बैंड ने स्पेशली। ज़िंदगी में कुछ भी आए, कोई भी उतार चढ़ाव, कोई भी तकलीफ़, कोई भी गम, कोई भी हेल्थ इश्यूज़, आप उसका बहुत अच्छे से मुकाबला कर सकती हैं। मगर अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, शादी होते हुए अम्मी अब्बू कहेंगे बेटा हमारे हालात तो तुम्हें पता है, बस आप उस घर से मर के ही निकलना। फिर आप कहेंगी बच्चों को, अम्मी हम अब्बू के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, अम्मी प्लीज़ लड़ा नहीं करें। बहुत सारी ऐसी बातें जब आपको अपने इर्द गिर्द से सुनने को मिलती हैं तो वह आपको वीक करती जाती हैं। और फिर आपके साथ ज़्यादती हो रही हो, फिर आपके साथ कोई ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही हो जो एक आम इंसान बेयर नहीं कर सकता, तो आप उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकते। आप उसी चक्की में पिसते रहते हैं और सारी ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जो एक प्रेशियस ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, जो एक नेमत की तरह है, और जो कहते हैं ना कि अल्लाह मियाँ ने नाक कान आँख सलामत दिए, चलते फिरते आपको बनाया है, और आप इस ज़िंदगी को जो खूबसूरत ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बनाई है उसको दिल से पसंद ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको ये ज़िंदगी जहन्नुम जैसी लगती है। वो जहन्नुम जैसी इसलिए लगती है कि जिसका साथ उस ऊपर वाले ने नसीब बना के आपके साथ लिख दिया है, आपको लगता है कि वो आप बदल नहीं सकती। मैं इसलिए नहीं बदल सकती, ऊपर वाले ने मेरा नसीब बना के भेजा। ऊपर वाले ने ये भी कहा है कि जुल्म ना सहो, और जुल्म सहने वाला भी जो है ना वो बराबर बुराई का हकदार है। अपने ऊपर जुल्म सहना भी एक गुनाह है, ये बात हकीकत है। आज मैं आपको उन ख़वातीन से मिलवाने वाली हूँ जो इस चक्की में पिसती रही हैं, लेकिन पिसते पिसते बहुत कुछ सीख गई, और वो आज आपको सिखाने आई हैं कि इस ज़िंदगी की कदर करें। ये बहुत मुश्किलों से, बड़ी नसीब वालों को अच्छी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती है। सो प्लीज़ इसको ऐसे रायगा नहीं जाने दें। खुश रहने के लिए आपको अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बिखेरनी पड़ेंगी। आप अपनी खुशी की खुद ज़िम्मेदार हैं, किसी पे इमोशनली रिलाय ना करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग मुझे शायद बुरा भला भी कहेंगे आज के टॉपिक के बाद, और शायद बहुत सारे लोग मुझसे कुछ सीख पाएंगे। जो सीख पाएंगे आज मैं उनके साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे ऐसे सेलिब्रिटीज़ चाहिए थे जो बहुत तरीके तमीज़ से इस इशू को डिस्कस कर सकें, क्योंकि ये एक मजाक नहीं है, एक सीरियस चीज़ है, सेंसिटिव चीज़ है, और उस पर अगर आज हम बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो मैंने कोई कभी इस तरह का शो, मुझे नहीं लगता मैंने किया होगा, लेकिन क्योंकि मुझे लगा अब इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, सो इसीलिए मैंने कुछ ऐसे अक्लमंद सेलिब्रिटी से रब्ता किया। और जाहिर है एक हेल्प भी चाहिए होती है आपको, मेडिकल क्लिनिकल हेल्प जो आपको गाइडलाइंस दे, क्योंकि हमारे यहाँ लोग सेल्फ मेडिकेशन पे कोई रिलाई करके बैठे हुए हैं कि अब हमें उनकी ये एक जो फैंटेसी है कि हाँ हम खुद कर लेंगे, ये तोड़नी पड़ेगी।
क्योंकि ज़रूरी है, स्पेशली इस चीज़ में आपको हेल्प की ज़रूरत होती है अगर आपको ज़िंदगी की क्वालिटी अच्छी बनानी है। सो मेरे पास आज जो सेलिब्रिटीज़ हैं, एक तरफ है नवीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवीन नकवी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अब तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आपके शो पे हूँ। हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कज़न्स को मुझे शो पे आके ही पता चला कि ये दोनों कज़न्स मेरे साथ अंडर वन रूफ मुझे मिल गई हैं। दूसरी तरफ है शर्मीन अली, और आपको बताती चलूँ कि नवीन नकवी और शर्मीन अली कज़न्स हैं, मामू और फुप्पो की बेटियाँ, मामूजाद और फुप्पोजाद। Absolutely. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है निदा? अब तो मैं देख रही हूँ तो शक्ल भी मिल रही है। है ना? Of course, I think yes, there is a family resemblance. यस और इन दोनों के साथ रबिया फारूकी मेरे साथ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलग ब्लो ड्राई के रूप में है ना, तो मैंने कहा थोड़ा मैं बता दूं दोबारा से, ये वही वाली है जो आज अच्छे बाल बना के आई है। सो देखिए, आज बेसिकली आज एक ऐसा टॉपिक है कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है तो उसको पूरा हक है कि उस ज़िंदगी का नक्शा बदल सके। तो ऐसा नहीं है, ये जुमला हमने फिल्मों में सुना है, बेटा उस घर जा रही हूँ मर के निकलना। अक्सर इंडियन फिल्मों में सुना है। मैं आप कह भी सकती हूँ, मैं पड़ोसी मुल्क कहती थी, अब मैं खुल के कह रही हूँ कि जो इंडियन फिल्म्स हैं उसमें ये कहा जाता था कि तू मर के ही उस घर से निकलना बेटा। अलग अलग फिल्मों में ये डायलॉग्स रिपीटेडली इस्तेमाल किए गए हैं, मगर ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। हमें बर्दाश्त सारी चीज़ें सिखाई हैं हमारे माँ बाप ने, मगर जुल्म सहना नहीं किसी ने सीखना। फजूल में जुल्म सहना, क्योंकि अगर आप जुल्म सह रही हैं, मार पीट, गालम गलोच, बेइज्जती, बहुत बुरी तरह अपने आप को दूसरे के हवाले कर देना कि जो करना है, पंचिंग बैग बन जाना किसी और के लिए, उसकी फ्रस्ट्रेशंस को निकालने का एक, तो वो आपको नहीं बनना। ये हमारे मज़हब में कहीं नहीं मिलेगा आपको। बल्कि निदा, हमारे मज़हब में तो निकाह नामा के अंदर एक पूरा वो पेज है जिसमें आपको हक मिलता है ख़वातीन को कि वो तलाक ले सकें। हाँ। उसमें वो खुला जो है उसके लिए वो पूरा, अच्छा अक्सर ये होता है कि उसको वो क्रॉस आउट कर देते हैं ना। बिल्कुल। मगर वो हक है, तो ये इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। निकाह, ये बात मुझे भी नवीन नहीं पता थी। मेरे जो निकाह नामा है उस पर भी वो शिक कटी हुई है। वो ऑप्शन ही नहीं दिया जाता ना, बताया ही नहीं मेरी जाता। बहन को पता थी, जो मुझसे छोटी बहन है, उसको अवेयरनेस थी। उसकी शादी थोड़ी ज़्यादा सालों बाद हुई, उसने वो शिक कटी हुई आई थी, उसने दोबारा भेजा कि नो, मुझे दूसरा निकाहनामा भेजें आप जिसमें ये शिक कटी हुई ना हो। सो मेरी जो दोनों बहनें हैं उनको ये अवेयरनेस थी जो मुझसे छोटी हैं, मुझे नहीं थी। सो जिसको अवेयरनेस है तो ये उसका हक है। और मेरे अब्बू और मेरी जो बहनोई हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर शायद उनको भी अवेयरनेस नहीं थी। जी जी बिल्कुल, वो तो मतलब बताया जाएगा तो फिर वो अगर वो आ ही रहा है क्रॉस आउट, तो फिर मतलब किसी को कैसे शऊर होगा उसका। बिल्कुल है ना। सो हम लोग आज ये बताना चाहते हैं कि हमारे कल्चर में ये चीज़ नहीं है। ये कल्चर हमने साउथ एशिया का, जब इंडिया और पाकिस्तान सब साथ थे तो ये वहाँ से अडॉप्ट किया गया था कल्चर, और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा धब्बा बन चुका है। अगर किसी की डिवोर्स हो जाती है तो उसको बहुत अजीब तरीके से देखा जाता है, उसका पूरा कैरेक्टर जो है वो उसी से डिज़ाइन कर दिया जाता है, जो कि एक गलत चीज़ है। यह हमारे कल्चर का, हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है, ना ही मज़हब का है। अच्छा, यूजुअली कहते हैं ना कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो कपल में, सेपरेशन, डिवोर्स, तो वो बच्चों पे बहुत बुरा इम्पैक्ट करती है। मैं एक्चुअली इसके ऑपोजिट में बिलीव करती हूँ, क्योंकि अगर आप दो लोग एक अब्यूज़िव रिलेशन, या अब्यूज़िव ना भी हो, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो उसमें बच्चों पे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। एक तो आप अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं, स्पेशली माँ अपने बच्चों को ये सिखा रही है कि इट्स ओके, जिस तरह के भी जुल्म हो रहे हैं, जिस तरह का भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आपको उससे डील करना है। तो फिर जब बच्चा बड़ा होता है, वो अपनी ज़िंदगी शुरू करता है, और अगर अल्लाह ना करे उसके साथ कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो वो भी ये सोचता है कि नहीं, मेरी माँ ने भी ज़िंदगी भर ये किया है तो यही नॉर्मल है, यही करना चाहिए, यही तरीका है। और वो भी एक इसी साइकिल थी, एक विशियस साइकिल बन चुकी है हमारे। मेरे एक रिश्तेदार हैं दूर के, उन्होंने टॉक्सिक रिलेशनशिप में पूरी ज़िंदगी गुजार दी और अपने वो हस्बैंड से अलग नहीं हुई। आज उनके बच्चे शादी नहीं करते, वो कहते हैं कि शादी ऐसी ही होती है। सो उनका शादी के उससे इंस्टीट्यूशन से
एतबार उठ गया है और वो अपनी ज़िंदगी में बैचलर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बैचलर की लाइफ गुजार रहे हैं क्योंकि वो एक रिश्ते से डर चुके हैं जो हम अपने माँ बाप को एज इंस्टीट्यूशन, एज ऐसा इदारा देखते हैं कि जिनसे हम सीख रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, लड़कियां भी जाहिर है जब देखेंगी कि उनकी वालदा जो है वो इस तरह से बर्दाश्त कर रही हैं अपने ऊपर जुल्म या दबाव, तो वो भी फिर उसी तरह से ही, जैसे कहते हैं दबी दबाई लड़की, आई डोंट नो इफ़ यू हर्ड दिस फ्रेज, ये हमारे ज़माने में कहा जाता था कि दबी दबाई लड़की हो उससे शादी करना चाहते हैं, तो वो उस तरह की मेंटालिटी लेके आती है, उसको नहीं पता कि वो उसका हक क्या है। हाँ, तो हमारे यहाँ तो बहुत से हकूक़ हैं, हक महर है जैसे। बिल्कुल, जब हमारे हुकूक का पता नहीं होता लड़कियों को तो होता क्या है कि फिर लोग जो उसके ऊपर जुल्म करते रहते हैं और उनको आदत डेवलप हो जाती है और उसको भी जुल्म सहने की आदत डेवलप हो जाती है, फिर वो इमोशनली रिलाई कर रही होती है और कहती है मेरी सबकी ज़िंदगी ऐसी ही होती होगी, उसको बेचारी को क्या पता दूसरी की ज़िंदगी कैसी। हैविंग सेड दैट, जो फैक्ट है ये कि जब एक इंसान शादी करता है, कोई भी शादी जो है परफेक्ट नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज़ दोनों साइड से करने पड़ते हैं टू मेक इट वर्क, एंड टू सम एक्सटेंट आई फील कि औरत को ज़्यादा ही थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई वहाँ है जहाँ औरत के लिए या मर्द के लिए भी, कोई भी हो सकता है सिचुएशन में, उसका पार्टनर जो है उसकी लाइफ को मिजरेबल बना रहा हो, बहुत सख्त बना रहा हो, उसको तकलीफ़ में वो रह रही हो, वो मिजरी में रह रही हो, और वो दिन रात एक एंग्जाइटी, मैंने इतने लोगों को जानती हूँ जो कि डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो गए, क्योंकि वो उस रिलेशनशिप से उनको निकलने का ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की फैमिलीज़ में ये सपोर्ट नहीं करती कि उनकी बेटी इस तरह का डिसीजन लेके घर वापस आ जाए, और उनको समझ नहीं आता कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे। और फिर होता क्या है कि वो फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि इट्स नॉर्मल, वो बच्चों पे उतरती है, बच्चे जो हैं उसका विक्टिम बनते हैं। तो आई फील कि इसमें कहीं भी मुझे कोई अच्छाई नज़र नहीं आती कि इस तरह के रिलेशनशिप, इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप या अब्यूजिव रिलेशनशिप को कैरी ऑन करना। और मैं हर जगह ये पढ़ती हूँ कि घर की औरत खुश रहेगी तो पूरा घर खुश रहेगा, अगर घर की औरत खुश नहीं है तो उससे रिलेटेड बच्चे, हस्बैंड, कोई खुश नहीं होगा, वो घर का माहौल ही पॉजिटिव नहीं होगा। हमारे पास आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब सिचुएशन से गुजरे हैं और वो अपनी रियलिटीज़ हमसे शेयर करेंगे, फिर हम आपसे थोड़ी हेल्प लेंगे, ठीक है। कुछ इससे पहले मैं शुरुआत करूं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस खूबसूरत रिश्ते के बारे में, जो एक मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, जो एक दूसरे का लिबास होता है, और हमारे मज़हब में ये भी कहा गया है कि ये रिश्ता डेवलप इसलिए किया गया है कि एक दूसरे को सुकून मिल सके बिल्कुल इस रिश्ते से। अच्छा निदा, देखिए आपने बहुत खूबसूरती से इसको जो है एनालाइज़ किया, नवीन ने किया, शर्मीन ने किया, मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ और ऐड करूँगी। हमारे यहाँ स्पेशली ख़वातीन के लिए शादी उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है, शादी इज़ द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है, शादी सब कुछ है। बिल्कुल भाई आप सिर्फ ये समझें, शादी ज़िंदगी का एक पार्ट है, बहुत अहम फेज़ है, लेकिन पूरी ज़िंदगी नहीं। आप पूरी ज़िंदगी अपनी अगर समझेंगे कि मेरा ये रिलेशन और ये शादी बस ये ही मेरी ज़िंदगी है, वहाँ पे बिगाड़ पैदा हो जाएगा, फिर आप उससे निकल नहीं सकते। अगर आप पे जुल्म भी हो रहा है, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी है, आप ये समझेंगे कि ये ज़िंदगी का सिर्फ एक पार्ट है, नो डाउट बहुत अहम पार्ट है, मगर सिर्फ एक पार्ट है, इसके अलावा भी ज़िंदगी है, बहुत बड़ी ज़िंदगी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उससे डील ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि अच्छा मेरी अपनी पूरी जो एमफिल की रिसर्च थी वो मेरी मैरिटल रिलेशनशिप पे ही थी। हमारे पास जितना भी लिटरेचर है, जितनी भी रिसर्चेज हैं, थ्योरीज़ हैं, वो सब आई हैं वेस्ट से, क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली साइकोलॉजी और उसमें इतनी डेवलपमेंट इस फील्ड में नहीं है। तो वहाँ से अच्छा उनके यहाँ जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है और जो हमारे यहाँ है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मतलब इतना ज़्यादा था कि जब मैंने अपनी पूरी रिसर्च कैरी आउट की और मुझे जो है एक थीसिस का पार्ट होता है, डिस्कशन लिखना पड़ा, तो मेरे रिज़ल्ट्स बहुत डिफरेंट थे उस चीज़ से जो कि वेस्टर्न लिटरेचर में रिज़ल्ट्स होते हैं। हमारे यहाँ शादी बड़ी डिफरेंट एक चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो है शख्सियत के वो चीज़ें, वो अवामिल जो कि शायद वेस्ट में एक शादी को अच्छा बनाते हैं, हमारे यहाँ वही चीज़ें ख़वातीन के लिए स्पेशली बड़ी डिससेटिस्फाइंग हो जाती हैं, ठीक है। जैसे एक छोटी सी आपको मिसाल दूँ मैं, कि बिलीव ये किया जाता है कि जी अगर आपकी बहुत सोशल, आउटगोइंग, बहुत असर्टिव पर्सनैलिटी होगी तो आपके पार्टनर का रिलेशनशिप आपके साथ बहुत अच्छा होगा। ये वेस्टर्न वो है, सोच है और ये लिटरेचर से, रिसर्च से प्रूवन भी है। मेरी रिसर्च में
यहाँ पे ये प्रूव हुआ उल्टा कि है। उल्टा है। जितनी हाँ। खवातीन सोशल हैं, आउटगोइंग है, स्पेशली असर्टिव हैं, अपने हक के लिए बोल सकती हैं, उतनी ही वो ज़्यादा मैरिज में डिससेटिस्फाइड, बिल्कुल। उनके पार्टनर भी डिससेटिस्फाइड हाँ, हाँ। हैं। यहाँ पे वो खवातीन जो ज़रा एग्रीएबल होती हैं, ज़रा दब के रहती हैं, जैसे नवीन ने कहा था दबी दबाई हो, हाँ, ये अभी तक है, ये अभी तक है। हाँ। उनके पार्टनर्स भी खुश हैं। अच्छा, वो खुश भले ना हो, लेकिन एटलीस्ट उनकी शादी चल रही है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे नहीं, वो एक ईगो जो है उनकी Yes. सेटिस्फाइड है जी जी बिल्कुल। Yes. कि भाई, और उनको ये भी नहीं पता कि उन्होंने अपनी बीवी को खुश नहीं रखा हुआ। नहीं वो रखा इस ख्वाब और ख्याल में है कि मैंने तो सेटिस्फाई रखा है, मेरी बीवी तो खुश है मुझसे, क्यों कुछ बोलती ही नहीं ना वो, Yes. हमारे क्योंकि वो अपने हक के लिए कुछ कहती ही नहीं या है। फिर कुछ लोगों को ये जानते हुए भी फर्क नहीं पड़ता कि बीवी खुश नहीं है। नहीं। उनको लगता है कि ये हो सकता है औरत को इतनी ज़रूरत नहीं है, उसका राइट नहीं ज्यादातर है लोग शर्मीन खुशफहमी में ही है। कि हमें खुश रखा हुआ है। हाँ, हमारे यहाँ ज्यादातर मर्द खुशफहमी में ही हैं। उनको लगता है कि 4 पैसे हाथ पे रख के उन्होंने सारे अपने फराइज जो है वो अदा कर दिए। एक छोटी सी चीज़ और ऐड करूँ, देखिए हमारे माशरे में ना खुशी और सुकून एक कामयाब शादी का पैमाना नहीं है। हमारे माशरे में कामयाब शादी का पैमाना है उसकी लॉन्जेविटी, कितने साल वो शादी चल चल रही गई। है, हाँ। उसकी क्वालिटी कैसी है, इससे किसी को गर्ज So true. हमारे माशरे में नहीं है। हाँ, ठीक है, तो ये इस वजह से जो है हमारे यहाँ बड़ी मतलब वो ये कि जी 20-20 30-30 साल पूरी ज़िंदगी एक रिश्ता चल रहा होता है। हाँ। आप उसे एनालाइज करें तो पता चलता है कि जी वो रिश्ता अब्यूजिव भी है, टॉक्सिक भी है, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ अब्यूजिव मतलब उसमें गालम गलोच हो या मारपीट हो, नहीं। माँ बाप को या जो मियाँ बीवी हैं उनको एक दूसरे से मोहब्बत नहीं, वो एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं। अच्छा, बच्चों ने नहीं देखा कभी भी कि अम्मी अब्बू आपस में लड़ रहे हैं या कोई ऐसी चीखम पुकार हो रही है, मारपीट हो रही है, नथिंग। लेकिन उन्होंने कभी ये भी नहीं देखा कि साथ बैठ के हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ लव दोनों के बीच में नहीं है। ऐसे बच्चों की पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसे डैमेज ये होती आपने है। एक बहुत अहम बात की है कि अब्यूज़ जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि मार पिटाई हो रही है। Yes. गालम गलोच जो है, इमोशनल अब्यूज़ जो है वो भी अब्यूज़ है, वो भी एक तरह का वायलेंस है Yes. खातून के खिलाफ। बिल्कुल। बिल्कुल, ये मतलब लाइक खाली गालम गलोच ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मोहब्बत फॉर का ना एग्जाम्पल, होना is आपने abuse. खाना बनाया, रिजेक्टेड। आप कैसी लग रही हैं, रिजेक्टेड। आपको पूरी ज़िंदगी हर वक्त रिजेक्शन फेस करनी पड़ी है हर चीज़ में। मतलब कि आपको ये एतबार हो जाए इन दी एंड कि I'm मैं not good किसी enough. काबिल नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड इनफ। वो खुद कहने लगी। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो तुमसे तो तुम्हारा कोई भी होता नहीं- क्या? हाँ, कोई नहीं करता तुमसे शादी, ये भी कहते हैं। ये कुछ खवातीन, उनको लगता है हमारे हस्बैंड परफेक्ट है और अल्लाह मियाँ ने हमें दे दिया है ना, वो एक अल्लाह मियाँ का एहसान है हमारे ऊपर, क्योंकि हम तो इस काबिल ही नहीं थे। उनको इस तरह बता दिया जाता है, बताया जाता है। मुझे लगता है माहिर नफ्सियात हैं वो, तो जो नफ्सियात से खेल जाते हैं, बिल्कुल ऐसा है, है हमारे ना? होता है। ऐसे भी लोग हैं। So, आइए जानते हैं, अलग अलग लोगों से आप मिलते होंगे, मैं तो बहुत लोगों से मिलती हूँ और मैं उनकी बातें सुन के मैं हैरान और परेशान हो रही होती हूँ कि ये अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करती है, ये अपनी वैल्यू क्यों नहीं करती है। इतनी अच्छी है, इतनी काबिल है, मगर उसकी नज़र में वो कुछ नहीं है, वो ज़ीरो है। जी, शैला हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शैला। वालेकुम अस्सलाम। जी शैला, क्या कहेंगी आप अपनी ज़िंदगी के बारे में? जी बिल्कुल, मैं अपनी ज़िंदगी की एक बहुत तल्ख़ हकीकत आप लोगों के सामने बयान करना चाहती हूँ। मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी और शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत प्यारा सा बेटा दिया था। शादी बहुत अच्छी थी, हस्बैंड बहुत अच्छे थे, ज़िंदगी बहुत प्यारी थी और बच्चा जब हुआ तो और ख़ूबसूरत हो गई। बच्चा मेरा जब 4 साल का हुआ, जब तक सब कुछ सही था। 4 साल के बाद बच्चे में कुछ इस तरह के सिम्टम्स हुए कि जब हमने उसे डॉक्टर को दिखाया तो उसमें ऑटिज़म का शिकार था बच्चा मेरा। ज़ाहिर सी बात है, जब मैंने ये सुना तो मैं बेहद परेशान हुई, इतनी ज़्यादा परेशान कि मेरी टोटली जो तवज्जो थी वो अपने बच्चे की तरफ कन्वर्ट हो गई। तकरीबन 1 साल तक मैंने बहुत भाग दौड़ की अपने शौहर के साथ, वो भी मेरे साथ थे, उसके साथ मेरे साथ जाते थे डॉक्टर्स को विज़िट करना, बच्चे के लिए देखना कि कैसे दिखाना है, क्या करना। लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सा इरिटेट होने लगे। अच्छा, वो तो इरिटेट होते थे, ज़ाहिर सी बात है, कभी मैं पैसे मांगती थी कि टेस्ट करवाना है, कभी डॉक्टर के जाना है, कभी रेंट चाहिए, तो वो थोड़ा इरिटेट होते थे। मैं क्या करती थी, कभी अम्मी से ले लिए, कभी भाई से ले लिए, कर लेती थी कि चलो बच्चे की वजह से मुझे कंप्रोमाइज़ करना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कब जो है वो किसी और तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं अपने बच्चे की मोहब्बत में सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे पर इतनी ज़्यादा तवज्जो देती थी कि सारा ध्यान मेरा जो है वो अपने बच्चे की तरफ था। अब हुआ ये कि
मेरे शौहर ने जो है ना एकदम से वो काउंट डाउन हो गया, मतलब चिल हो गए बिल्कुल, उन्होंने कुछ भी कहना छोड़ दिया। अच्छा वो खुश रहने लगे ना, मुझे नहीं अंदाज़ा था, मैं कहती थी चलो शुक्र है अल्लाह का कि अब इनको कुछ बुरा नहीं लगता। मैं समझी कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया कि चलो बीवी मेरी बच्चे में लगी रहती है, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि मैं उनको तंग नहीं करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर जो है ज़्यादा परेशान हो जाए। अच्छी खासी ज़िंदगी थी, लेकिन ये एक मुश्किल ज़िंदगी में आई तो मैंने चाहा कि मैं अपने शौहर का हर तरह से साथ दूँ। अब हुआ ये कि मेरे शौहर जो अक्सर फ़ोन पर ना बात करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे। मैं कहती थी चलो खुश हैं, अपने ऑफिस की तरफ से चल है, सही है, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो किसी और तरफ उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो चुका है। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप अम्मी के घर चली जाएँ, मैं अपने काम के सिलसिले में 15 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ। तो मैं अपने बच्चे को लेकर नहीं जाती थी क्योंकि हाइपर एक्टिव था बहुत ज़्यादा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई बुरा लगे किसी को या कुछ कोई मेरे बच्चे को बुरा कहे, तो मैं जाती नहीं थी। तो उन्होंने जब कहा कि मैं जाऊंगा, मैं परेशान रहूंगा, मेरा दिल तुम्हारी तरफ, बच्चे की तरफ से पड़ा रहेगा, तो तुम प्लीज़ मेरी बात मानो ना, तुम अम्मी के घर चली जाओ। तो मैं अपनी अम्मी के घर आ गई। उनका मैंने कहा चलो इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। फिर ये हुआ कि 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, 25-30 दिन, 1 महीना जब हुआ तो मेरे घर पर जो है वो डिवोर्स पेपर आ गया। अच्छा मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान कि ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि मेरे पास इस तरह के पेपर्स आते, और मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हुआ क्या। फिर खैर मैंने अपने घर गई, वहाँ पर जाकर देखा तो ताला लगा था। ताला खोल कर मैं पूछा मोहल्ले पड़ोस के लोगों से कि वो आए या नहीं आए, तो सब ने कहा कि नहीं, काफ़ी दिन से वो नज़र नहीं आ रहे। मैंने किसी को अभी बताया नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर बहरहाल मैंने अपनी अम्मी बहनों को, जाहिर सी बात है सारी चीज़ें पता ही थी कि वो क्या सिलसिला चल रहा था। कि फिर उन्होंने, मेरे भाई ने, अम्मी ने उनके घर वालों से कांटेक्ट किया। मेरी सास जो है वो लाहौर में रहती थी, उनसे मालूम किया तो वहाँ पर भी नहीं थे। मतलब 3 महीने इसी तरह गुजर गए। मेरे हस्बैंड का कुछ पता नहीं, उनका नंबर भी बन जा रहा था। 3 महीने बाद मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो एक मॉल में शॉपिंग कर रही थी, तो उसकी नज़र मेरे हस्बैंड पर पड़ी, वो किसी औरत के साथ थे। तो वो वहाँ पर गई, उसने जाके पूछा कि जमाल भाई आप काफ़ी दिनों से जो है वो नज़र नहीं आ रहे और बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या मसला है आप लोगों के दरमियान, कोई बात हो गई है? तो फिर उन्होंने कहा कि देखें आप अपनी दोस्त को बिल्कुल क्लियरली समझा दें कि अब जो है ना मैंने दूसरी शादी कर ली और मैं उनको अपने साथ नहीं रख सकता, उनसे कहें बच्चे का खर्चा मैं भेज दूँगा। इधर मैं आपको बता नहीं सकती कि जब मेरी दोस्त ने मुझे उनका यही मैसेज दिया कि उन्होंने टोटली मुझसे अपना रास्ता जो है वो मुनक़ता कर दिया और उन्होंने मुझे सचमुच तलाक दे दी है, क्योंकि उन 4-5 सालों में कभी एक दफ़ा भी मेरे शौहर की ज़बान पर तलाक का लफ्ज़ नहीं आया था और ना ही उनकी ऐसी कोई सोच थी। अगर एक माँ ने अपनी तवज्जो अपने बच्चे को दी है तो क्या वो उनका बेटा नहीं था? उनकी भी औलाद थी, मेरी भी औलाद थी। मैंने अपने बच्चे को अगर बीमारी में तवज्जो दी उसकी तरफ, और अपने शौहर को कम अगर उनको मैं नहीं दे सकी इतना ध्यान उनकी तरफ, तो इसका ये मतलब तो नहीं था कि वो मेरी ज़िंदगी ही तबाह बर्बाद कर देते। उन्होंने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया और उसके बाद जाहिर सी बात है मैं उनके वो चंद पैसे भी क्यों लूँ जो उन्होंने मेरे बच्चे को देने का कहा था, मैं नहीं लेती। अब मैं एक टीचिंग की जॉब करती हूँ और अपने बच्चे को ख़ुद पाल रही हूँ और इस सदमे से मैं बाहर नहीं आ पा रही। 1 साल हो चुके इस बात को कि आखिर मेरी गलती क्या थी कि मैंने अपने बच्चे से मोहब्बत की, उसकी बीमारी में उसको तवज्जो दी। ये आजमाइशें होती हैं और तुम अल्लाह ताला की तरफ से इस आजमाइश में पूरी उतर रही हो, मगर वो जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए ना कि उनका बच्चा जो है वो जिस तरह का है। तो कहूँगी अल्लाह ताला पता नहीं ऐसे लोगों को क्यों देता है औलाद, क्योंकि मतलब कोई जो बे औलाद होता है उससे पूछो कि कितनी तकलीफ़ होती है, क्योंकि किसी की औलाद नहीं है, अल्लाह ताला ने एक औलाद दी है, उसके बावजूद लोग कदर नहीं करते और जान छुड़ाने के लिए उन्होंने इस तरह तुम्हें छोड़ दिया। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर हम इस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत सारी ऐसी ख़वातीन के लिए जो अपनी ज़िंदगी से बेसिकली लड़ रही हैं, जो जिनको लगता है कि शायद उनको ऊपर जाके जन्नत मिल जाए, यहाँ तो वो जहन्नुम में ही ज़िंदगी गुजारी हैं वो इस सोच के साथ। लेकिन ये हमारे मज़हब में कहा गया है कि जुल्म नहीं सहो, जुल्म सहने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। सो अभी जो पिछली थी जो लड़की, आप लोग क्या कहेंगे उनके लिए? मतलब लाइक मेरा ख्याल से तो उनके साथ माशरा बुरा नहीं करेगा, क्योंकि जो उनका सिनारियो है जिस वो विक्टिम है, हवाले से उनको डिवोर्स हुई, तो
यहाँ तो माशरा उसके साथ बुरा करता है जो लड़की खुद आवाज़ उठाती है कि ये मेरा मियाँ मेरे साथ सही नहीं चल रहा, तो फिर उसको लोग बोलते हैं। इनके साथ तो कुछ नहीं कहेंगे लोग। हाँ, मतलब जिन्होंने कसूरवार उनको मानना होता है वो तो फिर भी करेंगे ही। हाँ। निदा, मैं एक वो करती थी, वेबसाइट थी मेरी गवाही के नाम से, तो उसमें ना मुझे लोग अपने ईमेल्स और स्टोरीज इस तरह से भेजते थे और फिर वो वेबसाइट पे मैं लगाती थी। फिर मैंने एक वर्कशॉप भी की अच्छा। सर्वाइवर्स के साथ। अच्छा। तो नॉट ओनली आर दे सर्वाइवर्स के, मतलब उनका जो अपना ट्रॉमा है उस अब्यूज़ का, मगर फिर उसके बाद जो डिवोर्स का जो स्टिग्मा है, जो टैबू है ये, तो उसकी वजह से जो उनको ट्रॉमा होता है उसको भी उन्होंने ओवरकम करना होता है। आप समझ रही है ना कि मतलब एक तो आपका ये अब्यूज़ का ट्रॉमा है, PTSD उनको होता है, तो हम एक साइकोलॉजिस्ट को हम लेके बिठाते थे बीच में उस वर्कशॉप में, और वो उनको इस तरह से काउंसलिंग करती थी उन खवातीन को जो शेल्टर में रह रही होती थी उस वक्त। तो ये बहुत बड़ा मसला है ना। अच्छा देखिए निदा, आपने जैसे कहा ना कि उनको मे भी हो सकता है उनको आउटवर्डली लोग कुछ कहें नहीं, उनको ब्लेम ना करें, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो वो जो इनके एक्स हस्बैंड थे, उनकी उस सिचुएशन में रहते हुए आराम से उनको दूसरी खातून भी मिल गई, उन्होंने शादी भी कर ली, बट व्हाट अबाउट हर? ठीक है, अच्छा इनके साथ एक, अगर मतलब ये बहुत बुरा वर्ड है अगर मैं कहूँ तो, लेकिन जिस तरह माशरा देखता है, एक लिएबिलिटी है, एक तो बच्चा है और वो बच्चा भी ऑटिस्टिक बच्चा है, तो कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ठीक है, मे भी लोग इनके साथ सिंपथाइज कर लें, इन पर तरस खा लें, ठीक है कि जी हाँ बेचारी के साथ देखो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आगे बढ़ के कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। तो ये हमारे माशरे के कुछ बड़े ना तल्ख रवैये और एटीट्यूड हैं जिन्हें हमें हाईलाइट करना चाहिए कि भाई सिर्फ तरस खाने से कुछ नहीं होता। आप अगर अपने इवेंचुअली मतलब आप अपने रिलीजन को भी अगर समझें, देखिए हमारा रिलीजन ने अरब माशरे में जन्म लिया ना, अरब माशरे में इट्स वेरी कॉमन, वहाँ कोई मसला नहीं है, तलाक होती है, अलहदगी होती है, किसी का जो है वो इवन डेथ हो जाती है हस्बैंड की, आप दूसरी शादी करें, तीसरी भी करें, चौथी भी करें, डजेंट मैटर, वो टैबू नहीं है। हमारे यहाँ टैबू है बिकॉज ऑफ सब कॉन्टिनेंट के कल्चर की वजह से। ठीक है, तो अब उस टैबू से लोग निकलना ही नहीं चाहते कि भाई अब हम भी इन पे तरस खा लेंगे, लेकिन इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कोई है जो आगे बढ़ के कहे कि नहीं भाई ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी की अगर तलाक होती है तो आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ हर। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ख़वातीन को ये चीज़ चाहिए होती है, बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ नहीं होगी अनफॉर्चुनेटली इनके साथ। तो ये अपने ओन पे ही रहेंगे, हम काउंसिल भी करेंगे तो हम इन्हीं को करेंगे कि भाई आप अपने ट्रॉमा को कैसे ओवरकम करें, आप जो है कभी कभार हम ये भी कहते हैं ना, हमने बहुत सारी खवातीन को ऐसे देखा है कि जो जिनकी डिवोर्स उनके हस्बैंड्स ने उनको दी, जैसे इनको हुई है, मगर फिर वो अपलिफ्ट हो गई, उन्होंने अपनी जिंदगी को खुद कार्व किया। कभी कभार अल्लाह ताला ऐसे धक्के भी देता है आपको जिंदगी में कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा आसानी से पहुंच पाते। अगर शायद आप उस रिलेशनशिप में रहते रहते तो आप अपने आप को डिस्कवर ही नहीं कर सकते थे। आप अपना घर, बीवी, आप गुडी गुडी सब चीजें देख रहे होते, लेकिन जो आपने अपने आप को डिस्कवर करना है तो आपको वो शायद मौका भी अल्लाह ताला फराहम करता है, अगर आप इस सोच के साथ इसको समेटें। हाँ बिल्कुल, ये भी आपकी बात सही है कि सिल्वर लाइनिंग अगर देखें तो ये है कि भाई आप उससे निकली तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हुई, आप अपनी लाइफ में खुद से भी आगे बढ़ी, टीचिंग कर रही हैं, फिर आप ग्रो करने के लिए कुछ और करेंगी, आप इस किसी भी प्रोफेशन में कितनी आगे निकल सकती है। अब आपके पास खुला आसमान है, कोई स्किल ट्रेनिंग अगर हो, सिलाई फॉर इंस्टेंस, और फिर बजाय रोने के डिजाइनिंग कर लें, आप इस तरह से कर लें, इस तरह की हाँ ठीक है, उनके ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी है, मगर देखिए बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बच्चे लेते हैं ऑटिस्टिक बच्चे, और उसके बाद ये स्कूल टाइमिंग की ही अगर टीचिंग की ही जॉब को परसू कर रही हैं, तो ये बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं अगर इनके साथ इनकी माँ का है, इनका माँ का साथ है। हाँ, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है फैमिली की तरफ से, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एंड आई फील जो जिस ट्रॉमा से ये भी इस वक्त गुजर रही हैं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि एक औरत जिसके साथ ऐसा हो जाए, उसके ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसके लिए लाइफ स्ट्रगल बन जाती है, एंड शी हैज़ टू बी वेरी ब्रेव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। इनके साथ ये है कि इनका बच्चा जो है स्पेशल नीड्स का है, तो इनके लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो हियर आई वुड से कि ये आसानी से कोप नहीं होगा, और अगर इफ़ शी, आई नो बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इफ़ शी कैन अफोर्ड, थेरेपी इज़ अ मस्ट हियर। इनको थेरेपी के लिए ज़रूर जो है करना, थेरेपी के लिए अगर ये जाएंगी तो इनको कोपिंग, इनका जो मैकेनिज्म है वो
इनको टीच किया जाएगा कि कैसे करना है। मैं और आप यहाँ पे बैठ के इनको नहीं बता सकते कि अब इन्होंने अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है, क्योंकि लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। इनको अपने बच्चों को भी टाइम देना है, इनको फाइनेंशियली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो उन्होंने के हस्बैंड ने कह दिया कि मैं बच्चों को संभाल लूँगा, लेकिन जिस तरह से इन्होंने इनको इनके हस्बैंड ने इनको अबैंडन किया, बच्चों मतलब को किया इनको है, बताना तक नहीं गवारा किया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, Exactly. धोखे से, मतलब वो फेस ही नहीं कर पाए, धोखे से अम्मा के घर बेच के डिवोर्स Exactly. पेपर्स भी बेच दिए। शर्मिंदा मैं एक चीज़ जी। आप कंप्लीट करना हाँ, तो वही कि 2 years डाउन द लाइन वो फाइनेंशियली भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें या ना करें, वी डोंट नो। तो इनको अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के साथ साथ इनको अपने आप को इमोशनली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज हर लाइफ अहेड इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रगल, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, मैं एक चीज़ और कहूँगी, क्योंकि इनका एक सवाल था बार बार कि मेरी गलती क्या थी, क्या मैंने अपने बच्चे से मोहब्बत की तो वो मेरी गलती थी। अब दिस इज समथिंग जो इनके जहन में बार बार आती होगी, अपने आप को ही इनका कसूरवार trauma है, कह रही अपने हैं। आप को कसूरवार समझ रही हैं ये, राइट। तो मैं इनको भी और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से सबको ये बताना चाहूँगी कि जब एक औरत माँ बनती है तो वो बायोलॉजिकली चेंज होती है, ठीक है, ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इट्स ओनली नेचुरल फॉर अ वुमेन टू बी मोर अटेंटिव, अपने बच्चे को ज़्यादा तवज्जो देना और बच्चा जो है ज़िंदगी का जो है उस वक्त महवर बन जाना, ये नेचुरल होता है एक औरत के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, और सब में होता है, सब में होता जो है। जो जी। माँ बनी है सबके साथ ऐसा हुआ। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि उनके हस्बैंड्स ने दूसरी शादियां कर ली हैं, तो आप अपने आप को क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं? ये उनकी गलती है, उन पे ब्लेम करें। वो उन्होंने फरार मांगी क्योंकि उनको एक सुकून और फरार चाहिए थी कि उनके साथ ये बच्चा आ गया है। अक्सर मैंने देखा है उन कपल्स के बीच में आ जाती है रिफ्ट, जब कोई बच्चा ऐसे बच्चे में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो बजाय वो साथ देने के, जो भी कमज़ोर होती है ना जिसकी शख्सियत, वो उस चीज़ से फरार हासिल कर लेता है। और जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो फेस कर सकता है दुनिया के गम और जो भी आजमाइशें उस पर भेजी गई हैं, तो वो उस पर पूरा उतरता है। लेकिन जो लोग वीक पर्सनालिटी के मालिक होते हैं, वो अपना रास्ता उधर से हटा के कहीं और ले लें। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात की है ये नदा। हाँ। वो नहीं है कसूरवार, एक्चुअली वो जो उसका शौहर आदमी है है वो वीक। मैं कहना चाह रही थी कि उस पर रुख करो अपनी फिंगर का, तुम कसूरवार नहीं हो। मैं दूसरी मेरे पास यहाँ पे बिस्मा है, बिस्मा से सुनना चाहूँगी कुछ। जी बिस्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा जोर से बोलना बिस्मा, ताकि हम तुम्हें सही से सुन सकें। जी निदा, मैं अपने आप बीती शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। तो मेरे साथ मामलात कुछ इस तरह हुए। आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल भी आवाज़ अब नहीं आवाज़ आ रही है? जी प्लीज़ ऐसे बोलिएगा। जी, मैंने कहा मैं अपनी आप बीती आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो मेरे साथ हुआ है। मेरी जो कहानी है वो कुछ इस किस्म की है कि वालिद साहब इंतकाल कर गए, तो वालदा ने मतलब वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, तो उन्होंने मेरी शादी करवा दी। घर में और कोई बड़ा इस तरह था नहीं, सिर्फ वालदा थी, बाकी छोटी बहनें थीं। तो जब शादी की तो ससुराल वालों ने कहा कि हमें इस तरह का कुछ भी दहेज वगैरह नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपनी बच्ची दे दें और हमारे बेटे का घर बस जाएगा। तो शादी वगैरह हो गई, तो उससे ये कि कुछ टाइम जो है ना बहुत अच्छे से लाइफ गुजर रही थी। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे जहेज़ ना लाने पे मतलब ताने दिए गए। तो वो इस तरह होता था कि शौहर भी बोलता था कि तुम जहेज़ नहीं लाई हो, तुम क्या लाई हो, तुम हो क्या, ये वो बहुत बुरा भला सुनाते थे। और सास थी, फिर घर में नंदे थी, वो भी सुनाती थी। खैर मजबूरी थी, बाप था नहीं, भाई को इस तरह था नहीं जिसको जाके बोलती कि पहले नहीं दिया तो अब ला के दे दो ताकि ये ख़ामोश हो जाए। नहीं कर सकी, ख़ामोशी से उनकी बातें सुनती थी। बहुत टॉर्चर करते थे, लेकिन फिर भी वक्त गुजारती रही। तो अल्लाह पाक ने ऐसा दिन लाया कि मुझे अल्लाह पाक ने एक बेटी दे दी। तो जो बेटी मुझे अल्लाह पाक ने दी, तो आप ये समझ लें कि वो एक बहुत बड़ा मसला बन गया। मसला ये बन गया कि ससुराल वालों को इस बात की तकलीफ़ हो गई कि बेटी क्यों पैदा हुई है। बेटी के पैदा होने से उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। शौहर जो है बातचीत नहीं करते थे, अखराजात नहीं उठाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब रहने लगे। फिर भी मैं बर्दाश्त करती रही, बच्ची थी मेरे साथ, कहीं और जा नहीं सकती थी।
तो करते कराते ये हुआ कि इसमें मतलब एक वक्त गुज़र गया, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताए बग़ैर दूसरी शादी कर ली। शादी करके मेरी सौतन मेरे पे ले आए। जब वो मेरी सौतन आ गई तो मैंने उनसे कहा कि आप मतलब कम से कम आप मुझे बता देते, आपको कोई शिकायत मुझसे थी? कहते हैं नहीं, पहला जुर्म तुम्हारा ये है कि तुम जहेज़ नहीं लाई थी, तुम हो क्या चीज़, और तुम दूसरी दफ़ा ये है कि तुम बेटी क्यों पैदा कर रही हो, मुझे बेटा चाहिए था। तो ये तो अल्लाह पाक के काम होते हैं ना, ये तो हम इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो नहीं समझते थे इस चीज़ को, ना वो समझते ना उनकी वालदा समझती। तो बहुत ज़्यादा वो लड़ते झगड़ते, मतलब ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते थे बच्ची की पैदाइश के बाद। तो जब उन्होंने शादी करी तो उनकी जो दूसरी वाइफ़ आई तो 1 महीना वो रही हमारे साथ। फिर उनकी वाइफ़ ने अल्लाह जाने क्या किया क्या नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक़ के कागज़ात दे के मेरी बच्ची के साथ मुझे घर से निकाल दिया। मतलब आप इतना जुल्म सहती रहीं, बर्दाश्त करती रहीं, और इन दी एंड क्या हुआ? मैं इसीलिए कहती हूँ ना लड़कियों को कि ये कोई आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर कोई बुरा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छा हो जाएगा एक दिन? वो कहते हैं ना बच्चा पैदा कर लो, अक्सर माएँ बहुओं को समझा रही होती हैं, हाँ मुझे पता है मेरा बेटा अच्छा नहीं है, लेकिन तुम अगर देखो बच्चे के बाद ना सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर ये भी कहा जाता है आपका लड़का नहीं सुधर रहा, आप इसकी शादी कर दे, ये सही हो जाएगा। जो जिसको माँ बाप सही नहीं कर सके तो वो बेचारी कल आने वाली बच्ची, लड़की जो खुद इतनी यंग है, जो खुद अपनी जिंदगी को नहीं समझती, वो कैसे उसको सुधारेगी? अच्छा, फिर वो नहीं अगर सुधार पा रही तो कोई बात नहीं, बच्चा पैदा कर लो, फिर ठीक हो सुधार जाएगा। कैसे कर लेगा, हो जाएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। हाँ, लेकिन बात यही है ना कि एक तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि एक बीवी संभल नहीं रही होती, क्यों इतना शौक है शादियों पे शादियां करने का? अगर औरत के साथ इस तरह का मिसहैप हो, वो डर जाती है कि नहीं अब मैंने शादी नहीं करनी, मैंने अपनी ज़िंदगी में अब सुकून से। यहाँ पे तो ये ख़त्म ही नहीं होती कि दूसरी नहीं तो तीसरी। आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या माइंडसेट है? अच्छा, और जब पता है कि वो इतने बुरे लोग हैं, हर वक्त जुल्म पे जुल्म, फिर हमारी बच्चियों को समझ नहीं आता कि वो इतनी जल्दी माँ भी क्यों बन जाती हैं। वो यही सोचती हैं कि माँ बन जाएंगे तो सब सही हो जाएगा, इसका हल यही है शायद। अच्छा निदा, इनके केस में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ। लेकिन मैं एक दो अगर हाईलाइट करूं जो साइंटिफिक हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले, अच्छा ये हमारे माशरे में बड़ा कॉमन है कि जी बेटी क्यों हो गई, हमें तो बेटा चाहिए, और मर्द इस बात पे जो है वो उठाते हैं। भाई आप इस बात को वो करें, और ये जो है ये साइंटिफिक बात मैं कर रही हूँ। बच्चे का जो जेंडर होता है वो मर्द के जीन्स डिटरमिन करते हैं, औरत के नहीं। जी, बाप के समझा के थक गए हैं लोगों को ये बात। बाप के जीन्स डिटरमिन करेंगे एक्स कि और बेटा वाई होगा या बेटी क्रोमोसोम होगी। सारे एक एक चीज बोर्ड पे बना के दिखाया है। ये मतलब इतने खुले डुल्ले अंदाज में बात कर चुके हैं कि हर लेवल पे जाके समझा दें कि औरत तो का जेंडर डिसाइड ही नहीं कर सकती, नहीं करती, वो है ही आदमी के उसमें। यस, ठीक है। तो और ये औरत के पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है। यस, जितनी दफ़ा बताएं, रिपीटेटिव मैसेज दें, बार बार दें जब ये बात हो कि भाई मर्द को अगर इतना मसला है कि जी ये बेटा क्यों नहीं हुआ, बेटी क्यों हुई, आप अपने आप से करें ये शिकवा, आपकी बीवी इस बात की जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अब देखें, ये अगेन जैसे हमने कई प्रोग्राम्स में बात की है, जनरेशनल ट्रॉमा क्यों होता है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है मेल चाइल्ड की? क्योंकि उनकी जो वालदा होंगी, इनकी जो सास होंगी, उनको भी अहमियत तभी मिली होगी जब उन्होंने बेटा पैदा किया होगा। ठीक है, उनकी वालदा के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि पेट्रियार्कल जो एक माशरा होता है, जिसको हम कहते हैं पिदरशाही माशरा जो एक होता है, जहाँ पे मर्द जो है डोमिनेंट है, मर्द के पास ज़्यादा इख्तियारात हैं, मर्द की ज़्यादा वैल्यू है। चलें इख्तियारात और उसको भी छोड़ दें, वैल्यू ज़्यादा है उस जेंडर की। तो होता क्या है कि जी अब इस औरत को भी तभी वैल्यू मिलेगी जब वो किसी ना किसी तरह एक मर्द के साथ एसोसिएटेड होगी। तो फिर ये दो तीन चीज़ें मिक्स हो जाती हैं कि अच्छा भाई माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है, तो वो माँ भी जब बेटे की माँ बनेगी तो तब मिलेगा उसको। अच्छा, अब आप देखिए हमारे पिछले केस में भी वो औरत अपने आप को कसूरवार समझ रही है क्योंकि मैंने एक ऑटिस्टिक बच्चा पैदा किया। ये भी औरत यही कह रही है क्योंकि मैंने बेटी पैदा की, क्योंकि मैं जहेज लेकर नहीं आई, इसलिए मेरे साथ ये हुआ। क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी हो रही है ना कि यू आर एट फॉल्ट, तुम्हारी गलती है, तुम जहेज नहीं लाई, तुमने स्पेशल नीड्स का बच्चा पैदा किया या तुमने बेटी पैदा की। औरत को अगर दिन और रात एक चीज़ बताई जाएगी, निदा मुझे या आपको भी अगर दिन रात कोई एक चीज़ ब्रेन में फीड की जाएगी तो हम वो यकीन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये इसी तरीके से साइकोलॉजी में यही होता है। तो
इसमें इनकी गलती नहीं है, इनके आसपास के जो लोग हैं वो इनको इस तरह से ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं, तो शी हैज़ नो ऑप्शन बट टू स्टार्ट बिलीविंग कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन अब जब मैं ये सोच रही थी, जब इन्होंने बताया कि मैं घर चली गई और डिवोर्स पेपर्स उन्होंने भेज दिए, आप ऐसे आदमी के साथ रहना भी क्यों चाहेंगे जिसने आपकी वैल्यू नहीं की, जो आपके साथ ही एक और औरत को, अगेन आई नो ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन मैं तो ये उन ख़वातीन के बारे में सोचती हूँ जो ऐसे आदमियों से शादी कर लेती हैं जो अपनी पहली बीवी के साथ फेयरनेस नहीं कर सका। आप कैसे सोच सकती हैं कि वो आपके साथ फेयर एटीट्यूड रखेगा? जो अपनी पहली बीवी को उसके हुकूक नहीं दे सका, उसको खुश नहीं रख सका, आप कैसे सोच सकती हैं कि वो आपको खुश रखेगा? तो इसलिए मुझे समझ नहीं आता है कि मतलब वो जो परेशान हो रही है, जिसकी ये जो शादी हुई थी और बेटी हो गई उसकी, तो वो तो जिनसे हमने अभी सुना है, तो वो तो ज़ाहिर है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से एक तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल जो होती है, अब वो क्या करेगी, अब वो क्या करेगी, बच्ची को कैसे पालेगी। हाँ, अब फिर वो अपने वालिदैन के घर वो बता रही हैं कि वो चली गई हैं, तो अब वो वालिदैन के घर जब चली गई हैं तो वहाँ पे भी एक बोझ का एहसास जो होता है, क्योंकि अगर वो इतने खाते पीते लोग नहीं हैं तो वो एक तरह से वो होगा कि बर्डन है, हमारे पास आ गई हो, बोझ है, बाप नहीं है, भाई नहीं है। सो तो उसका फिर से वही इलाज है जो हम पहले बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इसको एक मौके के तौर पे अगर देखा जाए तो ये कि कोई इस तरह के स्किल्स वगैरह जो हैं वो आप सीखें और उससे कोई रोजी रोटी कमाने की कोशिश करें। हाँ, अपना सिलाई करती हैं ना आप, सिलाई करती हैं? जी मैं स्टिचिंग करती हूँ। हाँ, और वही मतलब मेरा रोज़गार है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए ये तो बहुत ही अच्छा स्किल है, ये आपसे कोई छीन ही नहीं सकता और आप इसको आगे भी बढ़ा सकती हैं। अगर आपकी बहू बच्ची है, आपकी अम्मी आपको सपोर्ट करती है? ये अम्मी तो सपोर्ट करती हैं, और अब आपको घर में वो ताने तिश्ने, वो बातें सुनना, वो सारी चीज़ें तो नहीं बेयर करनी पड़ती ना? नहीं माशाल्लाह अम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। बाकी जो बहनें हैं वो छोटी हैं, हाँ, तो अम्मी की तबीयत कभी कभार ख़राब रहती है, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। तो आपकी बच्ची को संभालने के लिए आपकी बहनें, आपकी अम्मी, ये सब एक घर में है ना सब? जी बिल्कुल। तो एक सुकून तो है ना आपको ज़िंदगी का, कोई लेबल थोड़ी हमने लगा के अल्लाह मियाँ के पास जाना है कि वी आर मैरिड, कोई लेबल हमें इससे कोई ज़्यादा सवाब थोड़ी मिलने वाला है। सो ये आप देखें कि आप शायद वहाँ रहती, अब आप अपने आप को कितनी आगे एलिवेट कर सकती हैं। आपका घराना, आपकी बहनें, आपकी अम्मी सब आपके साथ अच्छे हैं, तो अब आप उस घर का किफ़ायत वो बन जाए ना, आप किफ़ायत करने वाला, क्या कहते हैं आप, एक रोज़गार फराहम करने वाला। आप हिम्मत करें, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें बेयर करके आई हैं। जब ये जुल्म बंदा सहता है ना, वो टफ बन जाता है। तो अब आप टफ बन चुकी हैं, क्योंकि आप इतने अरसे से जुल्म सह रही थी, ताने बातें, ये वो, अपनों की बातें ज़्यादा लगती हैं। बिल्कुल, बाहर बॉसेस की और क्लाइंट्स की बातें आप सुन लेते हैं। आप ये ना सोचिए कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, और आप ये अब तो सोचिए कि शुरू है, हाँ, एक नई ज़िंदगी शुरू हुई है। मैं एक ना शर्मीन ने जो एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि जी आप क्यों रहना चाहती हैं ऐसे आदमी के साथ जिसने आप पे इतना जुल्म किया, आपको छोड़ दिया। और एक सवाल भी था कि भाई औरतें कैसे कर लेती हैं शादी अपनी पहली बीवी को जो नहीं रख सका। देखिए ये है कंडीशनिंग निदा। हमारे यहाँ वो ये एक पैट्रियार्कल माशरे में मर्द देखा जाता है एज अ प्राइज़, कि भाई जिसके पास शौहर है वो ही मतलब सबसे मालदार और सबसे अच्छी, सबसे खुशकिस्मत जो है खातून है। यही इनके साथ भी है और यही उन ख़वातीन के साथ भी होता है जिनको इतने जुल्म के बाद और फिर डाइवोर्स भी हो जाती है, तब भी वो उसी शख्स को रो रही होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास से वो प्राइस चला गया। और वो जो दूसरी औरत आई है वो ये नहीं सोचेगी कि जी मैं जो हूँ ऐसे आदमी को से कैसे शादी कर रही हूँ जिसने अपनी पहली बीवी की जिम्मेदारी नहीं उठाई। उसके लिए भी वही प्राइस वैल्यू है उसके जहन में कि जी वो प्राइस उसको मिल गया। तो भाई आप लोग ये समझें, सारी ख़वातीन, मर्द कोई प्राइस नहीं है, कोई इंसान ट्रॉफी नहीं है, वो मर्द हो या औरत हो। इंसान का जो कैरेक्टर होता है, उसका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको वैल्यूएबल बनाता है, सिर्फ उसका जेंडर नहीं उसको वैल्यूएबल बनाता। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि जी आपके पास से कोई प्राइस छिन गया है वो दूसरी औरत के पास चला गया है, नहीं। आपका शौहर कोई ट्रॉफी नहीं था, कोई प्राइस नहीं था, आप हैं प्राइस, आप हैं वैल्यूएबल कि आप अपनी बच्ची की भी जिम्मेदारी उठा रही हैं, आपने फाइनेंशियली ख़ुद को भी सपोर्ट किया है, ठीक है, आप अपनी अम्मी का घर भी जो है आप किसी तरह से देख रही हैं। तो ये जो प्राइस की जो वो है ना क्या कहते हैं लेबल, अपने साथ अटैच कीजिए, मेरी वैल्यू है, मैं प्राइस हूँ, वो नहीं था। और ये मैसेज सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं है, उनके वालिदैन के लिए भी है, क्योंकि अक्सर लड़कियों की तो शादी कर दी जाती है तो उनकी मर्जी नहीं होती, उन्होंने क्या पता कॉलेज जाना हो, नौकरी करने का शौक हो, जो भी हो,
मगर वालिदैन जो हैं वो अरेंज मैरिज कर देते हैं इस तरह से। तो अगर ये मैसेज जो है, ये पैगाम जो है, ये उनके वालिदैन के लिए भी है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। मतलब कि अगर बच्ची को कोई स्केल सिखाएं, कोई देखिए किसी पे भी कोई लिखवा के नहीं आया कि फलाने की बेटी है या फलाने का बेटा है तो उसके साथ बुरा नहीं हो सकता, सबके साथ हो सकता है। आप उनको पूरा तैयार करें ना कि अगर आप उनकी शादी कर रहे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हैं, उनकी पढ़ाई कंप्लीट करने दें, उनको कोई स्किल सीखने दें, अपने पैरों पे खड़ा करने दें कि कभी भी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए, उस शादी में रहते हुए भी कोई मुश्किल आए, सो कम से कम वो अपने पैरों पे खड़ी तो हो सके। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कुछ ऐसी हमारी ख़वातीन हैं जो पर्दे के पीछे जाके शायद वो कनेक्ट नहीं हो पा रही, स्क्रीन पर पहली दफ़ा आकर बोलना बहुत मुश्किल होता है। सो यहाँ पे मेरे पास यहाँ सामने बैठी हुई हैं ये ख़ातून, क्या नाम है आपका? मारिया। मारिया, ज़ाहिर है हर कोई अपनी कहानी, अपनी आप बीती जो है ना इतने आराम से सुना नहीं पाता। सो मारिया की शुरुआत मैं करती हूँ, फिर ये आगे बताएंगी। मारिया की फैमिली जो है उसमें रिश्ता आया और रिश्ता खाते पीते ख़ानदान से था, पैसे वाले घराने से था। ये खूबसूरत ऑब्वियसली मुझे अभी भी प्यारी लग रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है जिस वक्त रिश्ता आया उस वक्त ये बहुत हसीन तरीन थी। तो अक्सर ऐसे घरों में जहाँ लड़कियाँ खुश शक्ल होती हैं वहाँ ज़रा पैसे वालों का रिश्ता आ जाता है। और फिर कुछ घरों की प्रायोरिटी यही समझी जाती है कि हमारी बेटी, उनको लगता है कि अगर पैसे वाले घर में जाएगी तो ये उसकी खुशी का क्राइटेरिया होगा कि भाई खाते पीते पैसे वाले घर में, हमारे मुकाबले में ज़रा अच्छे वेल स्टैब्लिश घर में रिश्ता आया है तो फटाफट हाँ कर दो। सो उनकी खुशी की नाप और नापा तोली जो है वो पैसे को देख के की जाती है। ऐसे ही हुआ? जी हाँ। सो अरेंज मैरिज आपके वालिदैन ने कर दी उस पैसे वाले घराने में? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जहाँ 5 नंदे थी आपकी? और मेरे शौहर 15 साल मुझसे बड़े थे। अच्छा। और फिर भी मैंने कहा चले ज़ाहिर है माँ बाप जो कर रहे हैं फैसला वो ठीक है। जी हाँ, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कोई भी गलत। जी हाँ, इसी तरह से था। तो मेरे सास ससुर तो नहीं थे, लेकिन जो नंदे थी वो मतलब सास की तरह थी। और 5 थी और शादीशुदा भी नहीं थी ना। अच्छा। उन्होंने शादी ही नहीं की थी और काफ़ी एजेड भी हो चुकी थी। तो इसलिए फिर वो जो है पता नहीं उनको क्या हुआ कि मुझसे उनको चिढ़ होने लगी है, क्या उनको अपना पीछे की बातें याद आने लगी कि हमने ऐसे क्यों वक्त गुजारा, भाइयों की शादी कर रही हैं। तो फिर जाहिर है फिर भाई कितने थे उनके? तकरीबन 3 भाई। तीन भाई थे? हाँ। अच्छा। तो ये सबसे बड़े थे, तो इनकी शादी लेट हुई। 2 भाइयों की पहले शादी हो चुकी थी। अच्छा। फिर उसके बाद जो है मुझे लेके गई तो मुझसे बिल्कुल नाखुश, पहले ही दिन से नाखुश रही। सबसे बड़ी जो थी वो तो फिर भी थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत कर लेती थी। लेकिन बाकी जो 4 थी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और वो इसी तरह से यानी कि मुझे हर वक्त ताने देना कि आपको तो बैठने उठने का सलीका नहीं है, आपको तो गाड़ी भी नहीं चलानी आती है, आपको ये नहीं, इस तरह से नहीं। मैं तो मैंने कहा सब आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीख लेता है। ज़ाहिर है जब पेरेंट्स के घर में नहीं था तो अब यहाँ आके अगर हस्बैंड के घर में तो मैं कर लूँगी। अवेयरनेस आ ही जाती है इंसान को जब वो सीखने जाता है कोचिंग में। तो फिर इस तरह से वो, लेकिन वो उनसे मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और दिन ब दिन जो है वो मुझसे नाराज़ ही रही। 1-2 दफ़ा फिर मैंने मियाँ से आपकी कैसी थी? उनसे अंडरस्टैंडिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको भी वो सिखा देती थी। ओहो। तो इसलिए फिर वो भी थोड़ा सा नाराज़ से हो जाते थे मुझसे। मैं कहती थी अभी तो आप बिल्कुल सही थे, अभी क्या हो गया आपको? तो उन्होंने, बहन ने ऐसी शिकायत करी है, आपकी ऐसी शिकायत करी है। मैंने कहा मैंने तो ऐसे कुछ नहीं किया, उनकी तो आदत है। क्या पता एज का भी वो है थोड़ा सा, अगर वो बड़ी बुजुर्ग हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, तो वो थोड़ा सा अगर बोल देती हैं तो आप भी वो दरगुजर कर दें। अब ज़ाहिर इंसान शादी हो जाती है तो फिर वो हर तरह से लड़की कोशिश करती है कि अब घर बसा रहे, हर तरह से कोशिश करती है। लेकिन वो उन्होंने कोई मुझसे यानी कि साथ नहीं दिया मेरा ना, लेकिन और बहनों की साइड पे रहे हमेशा। और फिर जब मैंने अम्मी के जाने कहती तो बीच रास्ते में मुझे कहीं छोड़ देती, जैसे मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक छोड़ दिया, अब आप खुद चली जाएं आगे रास्ते से। और शौहर को कह देती ये तुम मत छोड़ कर आओ, हम लेके चले जाएंगे। ऐसा करती थी कि आपका इलाका थोड़ा छोटा है तो आपको एक तरह से इंसल्ट करने के लिए कि मैं, मेरी गाड़ी वहाँ तक नहीं जाएगी। देखिए दिस इज वेरी रॉन्ग। और मैं उनसे यही कहती थी, मुझे शिकायत होती थी, लेकिन फिर भी मैंने उस जगह भी सब्र किया, क्योंकि औरत का नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ का है ना।
तो वो तो हर तरह से सब्र कर ही सकती है, लेकिन ये तो बात गलत है कि वो हर बार इस तरह से करे मेरे साथ। रिश्ता कराने वालों ने रिश्ता करवाया था जी हाँ, रिश्ता कराने वाले। देखिए इसलिए तो हमारे दीन में भी है ना, कहते हैं कि अपने बराबर वालों से शादी करो। जी। जब आपको शादी भी आपने करनी थी, आपको पता था वो कहाँ से हैं, कैसे हैं, आप शादी करके लेके गई कि उनका हुस्न की वजह से कि खूबसूरत आपको अपने भाई के लिए बीवी चाहिए थी, फिर उसके बाद उसी चीज़ के आप उसको ताने दे रही हैं कि तुम्हें उठना बैठना नहीं आता, तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती, तुम लाइक हमारी कैलिबर की नहीं हो तुम। ये तो लाइक दिस इज़ वेरी रॉन्ग। फिर इसी तरह से दिन गुजरते गए, तकरीबन 4 साल तो इसी उसमें गुजरे ना। फिर मैंने अम्मी के यहाँ चली गई, तो मैं अम्मी के यहाँ तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए, उन्होंने कोई मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने, और नंदों ने भी नहीं किया, ज़ाहिर है किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया। मैं इतना परेशान क्या हो गया, फ़ोन जब करती तो वो उठाते नहीं फ़ोन भी, तो फिर मैं परेशान रहने लगी। मैंने कहा ये अचानक से क्या हो गया, इनसे कोई राब्ता ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। फिर जो है तकरीबन 3 महीने गुजरे, तो उन्होंने जो है डाइवोर्स के पेपर TCS के ज़रिए वो भेज दिए। जब एक दफ़ा गेट नॉक हुआ, मैंने खोला, वो कहने लगा आप अपने साइन करिएगा। मैंने साइन करे, मुझे तो नहीं पता था कि उस एनवलप के अंदर क्या है, वरना मैं साइन भी कभी नहीं करती। ज़ाहिर है हम उन तक तो बात जाती ना कि क्यों करा इस तरह से। फिर उन्होंने जो है वो डाइवोर्स पेपर मुझे भेज दिए, और मैं अम्मी के घर में ज़ाहिर रह गई। फिर ज़ाहिर है क्या कोई कर सकता है। फिर उसके बाद कोई बातचीत आपकी उनसे कांटेक्ट ही नहीं हुआ? नहीं, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं। कितने अरसे रही आपकी शादी उनसे? तकरीबन 4 साल इसी उसमें गुजरे, 4 साल के अंदर ये सब कुछ। नहीं, बच्चे नहीं है, बच्चे तो ज़ाहिर है फिर अंडरस्टैंडिंग ही वो डेवलप नहीं होने देती थी। ज़ाहिर है वो कुछ कह देती थी, वो कुछ कह देते थे, फिर कहाँ इस तरह से तो लड़ाई में ही रही, अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हुई। कभी कभार ये होता है प्रॉब्लम, जब खुद की उनकी शादियां नहीं हुई भी होती ना, तो फिर उनकी बिटरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर वो दूसरों पे उतारना कि भाई जिंदगी भाई और बहन हम लोग गुजार लेंगे, छोड़ो तुम्हारा स्पाउस तुम्हारे काबिल। उन्होंने फिर दोबारा शादी की आपके एक्स हस्बैंड ने? कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में? कोई खबर उनका मुझे पता नहीं चला। कितना अर्सा हो गया? दूसरे भाइयों की बीवियां भी थी? हाँ, दूसरे भाइयों की वो लेकिन अलग थी, वो उन्हीं रवैयों की वजह से वो भी अलग हो गई थी, लेकिन वो अच्छे वेल फैमिली से आई थी वो दोनों। वो बहुत अच्छे वेल फैमिली से थी, तो वो ज़ाहिर अपना उससे लेके अलग हो गई। उनके पेरेंट्स ने भी कुछ किया होगा, ज़ाहिर है कि घर ले लो बेटी तुम अलग हो जाओ, तो फिर वो लोग तो सही है, सेट है। वो ये चाह रही होंगी अब एक ही तो बचा है। हाँ, अब ये भी इधर उधर हो गया तो बहनों का क्या होगा? कभी कभार बहनें बसने नहीं देती भाइयों का घर, कभी कभार खास तौर पे स्पेशली जब ऐसे सिनेरियो हो, जब रिश्ता कर रहे हो तो बहुत ये सब चीजें देखनी पड़ती, क्योंकि बहनों की मैरिड नहीं थी ना। हाँ, वो वही तो कह रही हूँ कि वो उनको ये था कि एक सहारा और हमसे छिन जाएगा, 2 तो अलग हो चुके हैं भाई, अब ये तीसरे भी चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। तो इसलिए पेरेंट्स को ना कभी नहीं करनी चाहिए ऐसे घर में शादी, चाहे भले दौलत हो कुछ भी हो, लेकिन ऐसे घर में ना करें जहाँ पे नंदे मौजूद हैं और माँ बाप नहीं है उनके, और उस तरह से घर में उठा के। नहीं, अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते बेचारे, सारी नंदे तो ऐसी नहीं हो सकती कि जिनके माँ बाप नहीं है, लेकिन ये एक कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अच्छा जी पैसे वाले हैं तो इट्स ओके, बहुत सारी चीज़ें। और छानबीन आप बताएं ज़रा, अगर इस तरह की सिचुएशन आए, कोई रिश्ता आए किसी लड़की के लिए, तो क्या क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए पेरेंट्स को? अच्छा देखिए, इनके केस में निदा आजकल एक बड़ा वर्ड कॉमन है, रेड फ्लैग। ये जो फैमिली थी ना, ये शुरू से रेड फ्लैग्स इसमें थे, अगर ये लोग पहले से सोचते समझते एनालाइज करते। एक तो ये कि चलिए एक आध कोई नंद ऐसी हो, 2 हो जिनकी शादी नहीं हो सकी, कोई वजह थी, 5 बहनें हैं और 5ओं की ही शादी नहीं हुई, तो ये ऐसा नहीं है कि अच्छा वो है भी बहुत वेल ऑफ फैमिली, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं नज़र आ रहा कि क्या वजह होगी कि शादी नहीं हुई। वो नहीं हुई की बात नहीं है, उन्होंने नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इनकी लाइफ को देख के हमें ये मिल रहा है कि उनको इश्यूज़ थे, उनको कंट्रोल चाहिए था कि हर चीज़ को वो लोग कंट्रोल करें। ज़ाहिर है वो शादी होकर अगर किसी और घर में जाती तो शायद वो उस तरह से कंट्रोल ना कर पाती किसी और घर को, किसी और जो है कोई और लोगों को, जो कंट्रोल उन्हें अपने घर में मिला हुआ था। तो एक तो ये कि जी किसी की भी शादी नहीं हुई, ये एक बड़ा जो है रेड फ्लैग था। दूसरी चीज़ ये कि देखें, ये इस चीज़ को जो आपने भी बात की कि हमारे दीन में भी है ना कि अपने बराबरी के लोगों में शादी करनी चाहिए, रिकमेंड ये किया गया है। वो किस वजह से है? एक तो उसका रीज़न ये है कि आपके ही जैसे लोग होंगे तो आपका उनमें एडजस्ट करना, घुलना मिलना आसान होगा। आप अपने लेवल से बहुत ऊपर जाएंगे तब भी और नीचे जाएंगे तब भी आपकी एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, उनके तौर तरीक़ों के हिसाब से ढलना मुश्किल होगा। दूसरी चीज़ ये, स्पेशली वहाँ पे कि जब एक बहुत एलीट फैमिली या बहुत एक अपर लेवल से लोग एक लोअर लेवल पे अगर आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमेशा ये देखें, सोचने की बात होती है कि उनको कोई ज़रूरत
ऐसी नहीं है, मतलब या तो एक लव elite मैरिज है तो family चलो चलता है लेकिन अच्छा जी मोहब्बत हो गई प्यार, लेकिन अरेंज मैरिज में कोई तो गड़बड़ है। एलीट फैमिली जो है वो आ रही है एक लेट से मिडिल और लोअर मिडिल में, और हाँ। वहाँ पे रिश्ता तलाश कर रही हैं, तो उनका कोई अल्टीरियर मोटिव है, कोई हिडन मोटिव है। हाँ। जो कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है भाई, वो क्यों आएंगे लोअर उसमें। तो उन्होंने एक देखा कि भाई लड़की खूबसूरत है, तो वो खूबसूरती के हिसाब से हमारे उस पर पूरी उतरेगी, ठीक है ना, कि जी वो देखने में अच्छी लगेगी लेकिन छोटे घर की है, ठीक है, इतनी ज़्यादा इसको awareness भी नहीं होगी, दबी दबाई हम डोमिनेट कर पाएंगे, कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। तो हाँ। ये माँ बाप को समझना चाहिए कि भाई अगर इतनी ऊंची फैमिली से रिश्ता आ रहा है और आपकी फैमिली उतनी ऊंची नहीं है और वो लव मैरिज भी नहीं है, तो फिर कोई ना कोई हिडन मोटिव है जिसको आप एक जांचने की कोशिश ज़रूर करें। फिर इसमें तो वो मोटिव नज़र भी आ रहा है ना कि जी 5 नंदों में से किसी की भी नहीं शादी हुई, 2 भाइयों की हुई हुई है और वो ऑलरेडी अलग हो चुके हैं। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि ये तो अलग नहीं होगी। हाँ, और ये है भी हाँ, सबसे बड़े भाई, exactly, ये है भी सबसे बड़े भाई और इनकी शादी सबसे आखिर में हो रही है, हाँ। ठीक है। तो और ये सबसे ज़्यादा कंट्रोल में होंगे, जो सबसे बड़ा होता है ना वो अगर इस तरह का डायनामिक होना कि जी जैसे बहुत सारी बहनें हैं, मतलब 2-3 भाई हैं, जो सबसे बड़ा बेटा होता है ना, अगर स्पेशली काफ़ी सारी बेटियों के बाद या कुछ, वो ज़्यादा कंट्रोल में होता है, छोटे तो फिर भी निकल जाते हैं, ज़्यादा जो कंट्रोल वो छोटे देख रहे होते हैं ना कि इन भाइयों बड़े भाई को जिम्मेदारी कैसे तो सारी कंट्रोल बड़े किया भाई हुआ के है ऊपर होती है। जी, तो वो जिम्मेदारी भी छोटे सारी इसलिए उस पे होती है। उनको मौका मिल जाता है। जी, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ना देखने की होती हैं, ये कोई ऐसी वो नहीं है, आप थोड़ा सा अक्ल का इस्तेमाल करें, लोगों से बातचीत करें, तो इन चीज़ों को आप जांच सकते हैं। और दूसरा ये कि वेल ऑफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप खुले जहन के और लिबरल भी होंगे, जी, ठीक है। मतलब ये जिस तरह से वैसे तो कह रही हैं कि मॉडर्न होना चाहिए इनको कि ये गाड़ी चलाएं और करें, मगर खुद इतने दखियानूस, खुद इतने ट्रेडिशनल कि मतलब इसके ऊपर इनकम के ऊपर उनको क्रिटिसाइज कर रही हैं, और ये तो दखियानूसी की बातें हैं वही ना। तो हाँ, तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर कोई पैसे वाला है तो वहाँ जाके आपने खुशी रहना है, ये कोई फार्मूला नहीं है कि पैसे वाले घर में अगर शादी होके गई है तो ओ वाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो ठोकर मारी है पैसे वाली फैमिलीज को और उन्होंने अपना मकाम खुद बनाया है। बिल्कुल। बहुत सारे हमारे पास बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की कहानियां हैं जो हमें आए दिन सुनने को मिलती हैं। हमारे सामने बहुत सारी ये स्टोरीज इसीलिए लोग सेलिब्रिटीज शेयर कर रहे होते हैं ताकि दूसरे को सुनने का मौका मिले। और वो कि ये सीखें कोई उससे। क्राइटेरिया नहीं है। नहीं है, पैसा और खुशी जो है ना ये वो नहीं है, वरना मतलब सारे पैसे वाले खुशी होते सारे हैं हर पैसे वक्त वाले खुशी होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, रियलिटी से बड़ी मुख्तलिफ है। हाँ बिल्कुल। तो ये कुछ वैसे अभी ये आप अच्छी क्या बात है। करती हैं? अभी मैं हेल्थ डिपार्टमेंट पोलियो वर्कर हूँ। अच्छा। तो लेकिन मैंने कहा कि अपनी ज़िंदगी को रोकना तो नहीं है ना, बिल्कुल ज़ाहिर है नहीं थोड़ा रोकना। बहुत। अम्मी कह रही घर में बैठ के तो ज़ाहिर है इस तरह से नफ्स आती हो जाओगी, हाँ। अब सोच सोच के उन्हीं के बारे में। तो आप अब शादी से तो बिल्कुल भी नहीं है वो रहता कि एतबार किया शादी जाए अब जिंदगी किसी नहीं के है, ऊपर। बहुत हाँ। सारी और चीजें हैं तो इस जिंदगी। वजह से आप कोई वर्क कर लें। हाँ फिर वैसे भाइयों ने मैं भी ये कहा कह रही थी कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये डिसहार्टन नहीं है, आपकी बातों से बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि आप अपने आप को कसूरवार समझ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने जैसे हम कहते रहे हैं कि नई शुरुआत की तरह से इसको बिल्कुल। ट्रीट किया जाए, वही आपने किया। और आपको कितना अरसा हो गया अभी डिवोर्स के लिए बाद? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल। अम्मी ने लेकिन मुझे हिम्मत दी, मैं बहुत अच्छी। बीमार रहने लगी थी, लेकिन उसके बाद कवर हो ही जाता है इंसान, अल्लाह ताला साथ दे तो फिर कुछ भी हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। और आपके चेहरे पे रौनक है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी रौनक है। और आप इस चीज़ से फाइट करती रहे, आपके लिए अल्लाह मियां ने बहुत और बेहतरीन सोच के रखा है जो आपको ज़िंदगी में इंशाल्लाह ज़रूर मिले। इंशाल्लाह ताला। पॉजिटिव रहेंगी तो पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी इंशाल्लाह। मेरे साथ इस वक्त पर्दे के पीछे है नादिया, और नादिया की ज़िंदगी में क्या है आइए ज़रा जानते हैं और सीखते हैं। इन सब की कहानियाँ सुनवाने का आपको मकसद है आपको कुछ थोड़ी थोड़ी बात अगर हम सिखा सकें जो आपकी ज़िंदगी में काम आ सके और उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाए, सो बस हमारे सुबह का फ़र्ज़ निप जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नादिया क्या आप हमसे कहना चाहेंगी? मेरा किस्सा कुछ यूँ है कि मैंने पसंद की शादी की थी और मैंने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी की थी। जी। तो शुरू का जो पहला साल था वो हर लिहाज से परफेक्ट था, जैसा मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा था। मेरे हस्बैंड केयरिंग थे, हर चीज़ हर ख्वाहिश पूरी करना, मतलब एक और बहुत- आपके पसंदीदा मर्द भी थे। आजकल ये फ्रेज बड़ा चल रहा है ना, पसंदीदा औरत और पसंदीदा मर्द। हर जगह आप देखती नहीं है इंस्टा पे हर जगह ये लिखा होता है। जी बिल्कुल। तो बहुत एक परफेक्ट लाइफ गुजर रही थी मेरी और बहुत खुश थी मैं कि उस वक्त तो मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। और अल्लाह ताला ने इस साल में ही मुझे फिर अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा।
अच्छा, वक्त के साथ साथ जो है मेरे हस्बैंड बार बार मुझे पिछली लाइफ को लेके ना कंपेयर किया करते थे। शुरू शुरू में तो मजाक मजाक में कि कभी फ़ोन आ रहा है किसी फ़ीमेल फ्रेंड का, तो मुझे बार बार याद दिलाया करते कि देखो तुमने भी मेरा नंबर किसी फ़ीमेल के नाम से सेव किया था, तुम्हें याद है क्या? ये अभी तो तुमने ऐसा नहीं किया कि कोई आदमी है जिसका नाम तुमने जो है फ़ीमेल के नाम से सेव किया। वो शुरू में तो चले मजाक मजाक में वो टॉन्ट बढ़ता गया और बार बार मुझे जैसे ताना मारना। अच्छा, ये चीज़ इस हद तक बढ़ गई कि कभी मैं ग्रोसरी के लिए जा रही हूँ और आऊँ तो वो मेरा बिल चेक करते थे कि तुम ग्रोसरी करके ही आ रही हो, क्योंकि तुम तो जब मुझसे मिलने आया करती थी तो तुम ऐसे ही इस तरीके से ग्रोसरी का बहाना, चीज़ों का बहाना करके तुम मुझसे मिलने आया करती थी, तुम्हें याद है? तो वो चीज़ बार बार मुझे इस बात को जताना कि तुम जब ये कर सकती हो अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाके, तुमने मुझसे शादी की तो तुम ये दोबारा भी कर सकती हो, मतलब तुम भरोसे के लायक नहीं हो। माय गॉड। तो ये चीज़ बढ़ती गई। अब ज़ाहिर है कि मैंने अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाके शादी की थी। अब मैं किससे जाके बोलूँ? मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी, ना मैं नाराज़ होकर कहीं जा सकती थी। मेरी बहन से सिर्फ मेरा राब्ता था, लेकिन मैं आना जाना नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि वो मुझसे नाराज़ थे घर वाले मेरे। अब एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और वहाँ पे कुछ जेंट्स लोग बैठे हुए थे और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि वो मुझे देख रहे हैं। तो उन्होंने अचानक से इस तरीके से, पता नहीं उनके सर पे क्या हावी हो गया, उन्होंने कहा ये तुम्हें देख रहे हैं, तुमने उनको मिलने के लिए बुलाया है। तो मैंने कहा मैं तो जानती ही नहीं हूँ, आप ख़ुद मुझे लाएं, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे तो इस जगह का पता ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, तुमने उन्हें, क्योंकि तुम्हें घूर रहे हैं तो तुमने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। अब उसके बाद वो दूसरे दिन गए ऑफिस और मुझे घर में लॉक करके चले गए मेरे बच्चे के साथ। वो चीज़ इस हद तक बढ़ गई। अब ज़ाहिर है कि मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मैं मजबूर थी, तो बस खामोशी से चीज़ मैं बर्दाश्त करती गई। कहीं ना कहीं मेरी अपनी भी गलती थी। कि तुम्हारी क्या गलती थी? कि मैंने घर वालों के ख़िलाफ़ जाके शादी की। यार, मैं जो केस सुन रही हूँ उसमें मेरी ये गलती थी कि मैं जहेज़ नहीं लाई, मेरी ये गलती थी कि मैंने ऑटिस्टिक बच्चा पैदा किया, मेरी ये गलती थी कि मैंने बेटी पैदा की। क्यों ऐसे तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग मतलब आधे से ज़्यादा अगर लव मैरिजेज हो रही हैं तो वो गलती है। अगर आपने मेरी और मेरे मियाँ की लव मैरिज हुई है माशाल्लाह 23 साल होने वाले, तो गलती है ये हमारी। और अगर आपने अपनी पसंद से शादी की है घर वालों के अगेंस्ट जाके, और अगर उन्होंने भी ऐसा किया है आपके शौहर ने, तो फिर इसका मतलब वो भी ऐसे ही है, फिर उन पे भी आप शक कीजिए। आगे बताओ। फिर एक वक्त जो सबसे बुरा मेरे लिए था कि मेरी बहन की अचानक से कॉल आई मुझे कि अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमें लगता है कि वो अब नहीं रहेंगे ज़्यादा टाइम, तो वो तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम आओ और उनसे मिल लो। तो उस वक्त मुझे होश नहीं था। मैं जिस तरीके से बच्चे को उठा के गई हूँ वहाँ पे, मैं अपना फ़ोन घर पे भूल गई। अब जब मैं वहाँ पहुँची हूँ उसके कुछ टाइम बाद मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। तो उन वालिद का इंतकाल हुआ है और उनको गुस्ल दिया गया है, उनकी नमाज जनाजा हुई। वो वक्त तक मुझे घर आते आते होश नहीं था, मुझे शाम हो गई। अब मेरे भाई ने मुझे घर तक छोड़ा। नहीं तो आपने अपने शौहर को नहीं बुलाया? फ़ोन की बात नहीं, कर उस रही वक्त मुझे किसी चीज़ का होश ही नहीं था ना, बिल्कुल भी। तो घर आते आते मुझे शाम हो गई। मेरे भाई ने कहा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं घर के अंदर दाखिल हुई हूँ, ना उन्होंने मेरी कोई बात सुनी है ना समझी है, वहीं खड़े खड़े मुझे तलाक दे दी। ओह माय गॉड! क्या मेरी बदनसीबी थी कि एक वक्त मेरे वालिद का जनाजा निकला और उसी दिन मेरी तलाक हो गई। अच्छा है कि देखिए, तलाक जो ये वर्बली तलाक है, ये मतलब बाइंडिंग है या आपको, मतलब वो प्रोसेस तो आपको पूरा करना ही पड़ता है ना? नहीं पता नहीं, ये मुझे इतना इससे नो हाउ नहीं है, मैं इस पे इतना तबसरा नहीं कर सकती। स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हैं। अच्छा, एक ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो अभी हम पिछला इशू डिस्कस कर रहे थे, नादिया थी और मैं तो भूल ही गई इतनी सारी बातों में कि क्या चीज़ें हुई। ज़रा रिकैप कौन दे सकता है? वो शक करते थे हस्बैंड। शक, एग्जैक्टली, वो शक करते थे और वो उनके अब्बू का इंतकाल हुआ, वो अपना मोबाइल भूल कर
चली गई अपने अब्बू की नमाज जनाजा में, और बल्कि जब बीमार थे, क्योंकि उन्होंने घर से भाग की शादी की थी, तो ऑब्वियसली वो कनेक्शन घर वालों की भी उनसे नहीं थी। और जब वो घर अपने मियाँ के पास वापस पहुंची हैं उन सारे सिनेरियोज को पार करके, तो उनके मियाँ को नहीं पता था कि उनके अब्बू की डेथ हुई है, तो उन्होंने उनको आते ही तलाक दे दी। ऐसा ही था कुछ? बिल्कुल यही था। हाँ। तो फिर आगे क्या हुआ, फिर वो हम बता सकती हैं आप? फिर आप दोनों अलग हो गए क्या? आवाज़ नहीं आ रही। जी, मैं अपनी वालदा के साथ रहती हूँ उसके बाद। डिवोर्स हो गई, उन्होंने डिवोर्स दे दिया आपको? आपने उनको फिर बताया कि ये क्या कर रहे हो तुम? उसके बाद ये कि मैंने उनको बताया, लेकिन अब तो कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि तलाक हो चुकी थी। सही। फिर उसके बाद पूरा प्रोसीजर हुआ तलाक का? उन्होंने 3 बार तलाक दे दी थी, खड़े खड़े वहीं पे वर्बली। पेपर्स वगैरह साइन हुए हैं? जी। अच्छा। तो उनको बाद में कोई रिग्रेट था अपने डिसीजन पे, जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया जब उनको पछतावा पता था कोई? चला? नहीं, उनको कोई पछतावा नहीं था इसके बारे में। तो वो इसका उनको ट्रस्ट नहीं था, वो उनका ट्रस्ट नहीं डेवलप हुआ। अगर पछतावा नहीं था ना, तो इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि ये इस वक्त नहीं तो अगले 2 महीने में, 3 महीने में कोई ना कोई ऐसी चीज़, क्योंकि कब तक घर में लॉक्ड रहती, वो तो लॉक करके चले जाते थे ना। वही वाली बात है, एक तो उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो थी ही थी, लेकिन हम बार बार बच्चियों को ये समझाते हैं कि जो मैके की सपोर्ट है, जो बैक है ना, वो एक बहुत स्ट्रेंथ का काम करती है पूरी ज़िंदगी में। बहुत सारी बच्चियाँ मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पूरी पीछे की कश्तियाँ जला के निकल पड़ती हैं कि हम तो भाई मोहब्बत में गिरफ्तार है, घर से भाग के शादियाँ कर लेती हैं, और उसके बाद वो हस्बैंड वो ये सोचता है कि जिसने इसको पैदा किया, ये तो उनका भरोसा तोड़ के मेरे पास आ गई है, तो ये मुझे क्या मुझे धोखा नहीं देगी। सो फिर वो सारी ज़िंदगी उनके दिमाग में यही चलता रहता है, और ख़ास तौर पे जब इतना शक्की कोई आदमी होता है तो वो यही कहता है कि ये तो फिर अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है, तो ये तो मुझे भी दे देगी। अच्छा, वो ट्रस्ट नहीं डेवलप होता। आई डोंट नो कि मुझे इस बात पे कितना बैकलैश हो, लेकिन आई फील कि आप गुर्बत में रह सकते हैं, आप टू सम एक्सटेंट एंगर इश्यूज के साथ भी रह सकते हैं, आप एक शक्की आदमी के साथ नहीं रह सकते निदा। ना शक्की आदमी ना शक्की औरत, हाँ, दोनों मिजरेबल कर देते हैं आपकी जिंदगी। जो शक की बीमारी है ना, वो दिन रात आपके लिए एक टॉर्चर है। आप कैसे, आप अपनी पूरी जिंदगी अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हुए नहीं गुजार सकते। आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, यू डिजर्व बेटर। तो वो जो शक करना शुरू हो गए थे, उन्होंने दिन और रात किससे फ़ोन पे बात कर रही हो, कहाँ जा रही हो, गाड़ी से बाहर क्यों देख रही हो, उसको क्यों देख लिया, इसको क्यों बुला लिया। आप कब तक अपने एक्शंस को जस्टिफाई करती रहती हैं, आप एक्सप्लेनेशंस देती रहती। ये आई एम सॉरी टू से इस वक्त नहीं, आगे होना ही था, ये इनएविटेबल था, इससे ये बच नहीं सकती थी, क्योंकि वो आदमी बीमार था, उसको दिमागी प्रॉब्लम थी। ये भी अब्यूज है। बिल्कुल, वो मारता नहीं है, वो गालियां नहीं देता, लेकिन ये करता है, तो ये भी अब्यूज का एक तरीका है। इसको क्या कहते हैं अब्यूज? कौन सा अब्यूज? इमोशनल अब्यूज। और इमोशनल अब्यूज मेरे हिसाब से फिजिकल अब्यूज से ज़्यादा तकलीफ तो इसलिए होता है क्योंकि फिजिकल अब्यूज, 2 लोग आपको देखते हैं ना कि अल्लाह माफ़ करे कोई नील पड़ा हुआ है तो सिंपैथाइज करते हैं। इमोशनल अब्यूज तो हमारी सोसाइटी रिकॉग्नाइज ही नहीं करती ना कि ये हाँ, ये कहती है इस पे छोड़ दिया तुमने, कोई बड़ी बात नहीं, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा, आप ना जिंदगी में बहुत अकेले हो जाते हैं इस चीज़ से लड़ते लड़ते। तो आई थिंक हो गया ये, आप यू नो इट वाज अनफॉर्चुनेट कि आपको ऐसे शख्स मिले जो कि आप पे शक करते थे और आपको इतनी तकलीफ में रखा हुआ था, बट आप अपनी ज़िंदगी अपने लिए जिएं और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं और खुश रहें, क्योंकि मेरे हिसाब से आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो अपने लिए आपने क्रिएट कर ली थी, आप उससे निकल चुकी हैं। और ज़िंदगी बहुत कीमती है, पता नहीं लड़कियां क्यों उसको वैल्यू नहीं करती हैं। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी की वैल्यू करें, अपनी वैल्यू करें। आप किसी से कम नहीं है, कोई कमतर नहीं है। अच्छा, मैं नादिया से 1-2 सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि नादिया ने शुरू में ये कहा था कि शुरू में सब बहुत अच्छा था और 1 साल तक भी बहुत अच्छा रहा। मैं थोड़ा सा ना ये जानना चाहूँगी नादिया कि जब आपका इनसे रिलेशनशिप था, जब शादी नहीं हुई थी, तो क्या इनमें वो क्वालिटी थी, जैसे कुछ लोग बहुत ओवर पजेसिव होते हैं कि भाई तुम इस तरह की बातें करना कि नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और मुझे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कि तुम्हें कोई और देखे। उस वक्त वो आपको नहीं कहते होंगे कि तुम किसी और को ना देखो, तुम किसी से बात ना करो, लेकिन इस तरह की बातें कि तुमसे कोई बात करे, तुम्हें कोई देखे, मुझे नहीं पसंद, और तुम्हारे कज़न से मुझे ये हंस-हंस के बात करना पसंद नहीं है। क्या इस तरह की बातें करते थे पहले भी?
जी, जी, बिल्कुल, वो मेरे लिए बहुत पॉज़ेसिव थे और लेकिन मैंने इस चीज़ को कभी नेगेटिव नहीं लिया, मैं तो इस चीज़ को अपनी वही तो खुशकिस्मती कह रही आपको ये चीज़ उस वक्त अच्छी लगती होगी, जी, आपको उस वक्त मोहब्बत अच्छा का लगती तरीका होगी, है। फ्लैटर हो रही होती है उससे। आपको लगता होगा मुझे ओन कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल मुझे ऐसे कितनी ही। वैल्यू दे रहे हैं। जी। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है निदा। हाँ। ये लड़कियों को समझना चाहिए कि देखें, कोई भी इंसान, ये सिर्फ हम उसकी बात ना करें औरतें या मर्द, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है। जो शख्स आपको अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा है, ये रेड फ्लैग है। आप किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप औरत हो या मर्द हो, कि जी आप उनकी मर्जी के बगैर सांस भी ना लें। पहले आपको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, वो मुझे और क्योंकि ना औरतों को ये चीज़ चाहिए होती है कि मुझे कोई ओन करे। ओन करना और अपना जो है अपनी जायदाद, अपनी मिल्कियत समझना बड़ी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपके जो भी वो है जिससे आपका रिलेशनशिप है, आप किसी को पसंद करते हैं, वो आपसे ऐसी बातें अगर करते हैं कि जी मुझे नहीं पसंद तुम्हें कोई देखे, और जो है तुम किसी से हंस के बात करो क्योंकि तुम मेरी हो और बस मैं बहुत पॉसेसिव हूँ तुम्हारे लिए, ये चीज़ें लड़कियों को अच्छी लगती हैं, लेकिन थोड़ा इसको देखें, इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली फिर जो ये evaluate करें। जहर घोलती है ना जिंदगी में, ठीक है, एक वो फिर चीज़ तब पता चलता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ थोड़ा सा नादिया, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी अपनी, आप बहुत डिटेल में नहीं जाइएगा, लेकिन जो अपनी फैमिली थी, जो अम्मी का घर था, जो मैका था, क्या वहाँ पे इस तरह का था माहौल? वहाँ पे कोई भी ऐसा था जो थोड़ा सा शक्की मिजाज था या आपस में नहीं बनती थी, या कुछ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे? आप कॉन्फ्लिक्ट की डिटेल में ना जाएं, लेकिन ये बता दें कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स थे आपकी अपनी फैमिली में? मेरी फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन ऐसा कोई शक्की मिजाज इस टाइप का, हाँ थोड़ी स्ट्रिक्ट माहौल था हमारा, थोड़ा इस्लामिक माहौल था। ठीक है, सही है। देखिए अब ऐसा होता है कि जैसे जो स्ट्रिक्ट कह रही हैं ना, ये शक्की मिजाज या वो नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट अगर माहौल है कि वो बच्चों को बिल्कुल एक्सपोजर भी नहीं दे रहे। अब स्ट्रिक्टनेस का मतलब क्या है? यूजुअली जो लोग जिस चीज़ को स्ट्रिक्टनेस कहते हैं वो होती है कि आप किसी चीज़ पे बात ही ना करें। आप किसी उस पर कोई आपने कुछ पूछ लिया, अगर बच्चों ने मासूमियत में भी, तो उस पर फ़ौरन डांट पड़ जाएगी कि नहीं ये गलत बात है, ये बात ना करो, इस उम्र में ये बातें करना नहीं ज़ेब देती। तो वो बच्चे लर्न ही नहीं कर पाते कि भाई बाहर की दुनिया कैसे फंक्शन करती है, बाहर कैसे लोग होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ही ऐसे घरों के बच्चों में ज़्यादा तजस्सुस होता है, ठीक है, और वो एक तरह से लाशऊरी तौर पे मौका ढूंढते हैं उस माहौल से निकलने का, ठीक है, जो एक वो माहौल उनके लिए फरार चाहिए होता है, फरार चाहिए होता है, बिल्कुल, ठीक है, यही तो है। हाँ, तो अब वो फरार उनको अगर एक ऐसे आदमी में मिल गई जो मुझे ओन भी कर रहा है, हाँ। ये तो मुझे ऐसे ओन कर रहा है कि तुम तो बस मेरी पूरी कायनात हो और ये हो वो हो, तो अच्छा। और अपनी फैमिली में वैसे ये है कि जी वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है, तो स्ट्रिक्ट उसमें ना बहुत ज़्यादा इमोशनल क्लोजनेस भी आपस में नहीं होती, तभी इन्होंने ये फ़ैसला भी कर लिया। हालांकि मैं समझती हूँ कि लड़की के लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला है कि फैमिली को छोड़ के शादी कर लेना। अगर स्ट्रिक्टनेस जो है वो उसकी बचत के लिए हो, हाँ, कि माशरा खराब है, हाँ, तो वो एक अलग होती है, अलग होती है वो एक, लेकिन अवेयरनेस ना होना, हाँ, इनके पास स्ट्रिक्टनेस के अलावा अवेयरनेस भी नहीं थी कि चुप रहो, इस बात नहीं करो, ये सवाल नहीं करो, वो सवाल नहीं करो। उसके साथ साथ सफोकेशन भी कहीं, इतना स्ट्रिक्टनेस उस हद तक भी होती है कि सफोकेट कर दिया जाता है कि नहीं, तुम अपने ना दोस्तों से मिल सकती हो, ना तुम बाहर जा सकती हो, ना तुम्हें कोई कॉल करेगा, ना तुम किसी की कॉल अटेंड कर सकती हो। वो भी उस माहौल में भी फिर लड़की सोचती है कि मुझे निकलना है, और कैसे निकलना है? शादी ऑप्शन है, छोटी छोटी एज में शादी के लिए तैयार हो जाती है कि इस सफोकेशन से निकल के मैं अपनी, नॉट नोइंग कि ये तो फिर टेम्पररी है, आपकी आज नहीं 5 साल बाद शादी होगी, यू कैन, लेकिन शादी का डिसीजन उस एज में करो जब आप में इतनी सेंसिबिलिटी हो। 17-18 साल की एज में आप शादी का डिसीजन ले लो उस सफोकेशन से बचने के लिए, और ऐसे मामले में फंस जाओ तो फिर आप कहाँ जाएंगे? और यूजुअली फंसती ऐसे ही मामले में है क्योंकि लाशऊरी तौर पे वो ऐसा ही शख्स ढूंढ लेती है अपने लिए जो एग्जैक्टली उनका अपना माहौल उनके सामने आ जाता है और वर्स फॉर्म में आ जाता है। ओह माय गॉड, ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों का इस चीज़ पे डिस्कशन करने का या इस प्रोग्राम को करने का। बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि हम कोई डिवोर्स को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल हमारे मज़हब में पसंदीदा चीज़ नहीं है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए, और ये ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, 4 दिन की ज़िंदगी है, सो कम से कम ये अंदाज़ा लगाएं कि कब आपको उस टॉक्सिक, उस जहरीले, उस जहन्नुम से निकलना चाहिए। अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है, और इसको प्लीज़ एक ऐसा निशान, एक धब्बा, एक ऐसी चीज़ ना बनाएं कि लोग डरें ये करने से कि अगर मैं ये जहन्नुम में ज़िंदा रह लूँगी, मैं इस जहन्नुम में ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन मैं लोगों की जो मुंह से आग निकलती है या उनकी सोच है मेरे बारे में, मैं उसको नहीं बर्दाश्त कर सकती।
सो हमारा बेसिकली ये मकसद था। बहुत सारे, ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है ये शादी का, ये हमारे मज़हब में भी इसको बहुत अच्छा कहा गया है। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है तब जब एक दूसरे से आपको सुकून मिले और आपकी ज़िंदगी और बेहतर बने। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो बड़े दिनों बाद आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं साहिर लोधी से, अमोर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बस अल्लाह का शुक्र। हम दोनों बात कर रहे थे, हम दोनों एक्सरसाइज करने लगे, तो आई थिंक दैट्स रियली गुड, है ना? बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज हमारे पास कुछ एक्साइटिंग चीज़ें हैं। इससे पहले कि हम उनकी बात करें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज फ्री सैंपल्स हैं, जो भी ऑर्डर करेगा उनको फ्री सैंपल्स हैं। ये बहुत अच्छा किया आप। और एक के बजाय हम 2 सैंपल्स देने जा रहे हैं। पहले हमने सोचा था कि हम 1 देंगे, बट हम बस 3 चीज़ें हैं। एक हमारा ये नई प्रोडक्ट है हमारी हेयर शाइन की, जिसको ग्लॉस अप कहते हैं। तो वो जो हेयर प्रोडक्ट है प्रॉपर, उसको वो बड़ी वाली दिखाए ना, छोटी वाली के बजाय। अच्छा जी, ये हमारी ग्लॉस अप है, ये हेयर शाइन है। आपके बालों को हेल्दी करता है, आपके स्प्लिट एंड्स को खत्म करता है, बालों को इमीडिएट शाइन देता है। और वो जो ग्रीसीनेस है वो बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको अप्लाई करें, 4 से 5 ड्रॉप आप लगा सकते हैं, वेट में भी लगा सकते हैं, ड्राई हेयर के अंदर भी लगा सकते हैं। एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ड्राई योर हेयर एंड दैट्स इट। अगर आपके टॉवल ड्राई हेयर हो या एयर ड्राई आपने किया हो, जब आप भी शैम्पू करें, कंडीशन करें, उसके बाद आप ये लगाओ। उसके बाद, या इवन अगर बाल आपके सूख भी जाएं तो उसके बाद भी आप उसको लगा सकते हैं। एक अल्टीमेट फिनिश जो है आपके बालों को, वो ये हमारा ग्लॉस अप देता है। ये आजकल बड़ा ट्रेंडिंग, बहुत ट्रेंड है कि बाल शाइनी नजर आए। शाइनी नजर आते हैं, बहुत हेल्दी नजर आते हैं, घने नजर आते हैं, नरिश नजर आते हैं, कि जैसे बालों के अंदर ताकत है, बालों के अंदर जान है। तो आप ये ग्लॉसअप जो है ये ले सकते हैं। ग्लॉसअप का हमारे पास ये सैंपल है जो हम आपको देने जा रहे हैं, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। जो भी ऑर्डर करेगा उसको हम ये देने जाएंगे। आपको, अगर आप ग्लॉसअप नहीं अभी ऑर्डर करना चाहते, इसको आप कोई भी चीज़ ऑर्डर कर दें, कोई भी जो पुरानी है, जो आप ट्रस्ट एक डेवलप हो चुका है ना, और उसके बाद हम आपको ग्लॉसअप का ये जो सैंपल है ये फ्री दे देंगे। तो आपको और मैं ग्लॉसअप के साथ साथ में हमारे पास 3 सैंपल्स हैं। एक परफ्यूम है ये, एक हमारे पास सनब्लॉक है हमारा, और ये हमारा शाइन है। 3 में से 2 सैंपल्स मैं आपको फ्री देने जा रहा हूँ आज। 3 में से हर ऑर्डर को, जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको। अच्छा, और नई चीज़ क्या है? ग्लॉसअप तो हो गया बालों के लिए। अच्छा, ये जो है ये बहुत कमाल है, ये मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि मैं इसको डेली लगा रहा हूँ अब। अच्छा, हम पहले क्या करते हैं, पहले मैं बता देता हूँ। ये कोलेजन गोल्ड है एंड इट इज़ रियली गुड। अब कोलेजन के बारे में कुछ कहना, आप सभी को पता है कि कोलेजन होता क्या है। आपके चेहरे को ताजगी देता है, फिनिश देता है, टाइट करता है, एजिंग के जो साइंस हैं उनको ख़त्म करता है, आपको रिंकल फ्री स्किन देता है, प्लस इलास्टिसिटी जो होती है स्किन की वो बहुत अच्छी हो जाती है। यंगर लुकिंग, यूथफुल लुकिंग स्किन जो है वो आपको इससे मिलती है। मुझे लग रहा है आप ये 3 दफ़ा लगा रहे हैं दिन में। ज़्यादा यंग लग रहे हैं ना इस दफ़ा ये। एक मरतबा सिर्फ मैं ट्राई अब दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ ये इसको, और ये 3 से 4 ड्रॉप इसके कब लगा सकते हैं? मतलब आप सुबह लगा लीजिए, रात में लगा लीजिए। अच्छी बात ये होगी कि अगर आप रात में लगा लें, आप अपने चेहरे को प्रॉपर्ली वॉश करें, इसके बाद इसको लगा लीजिए और फिर उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं। बट सुबह आप लगा के इसको जा भी सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी, ये वो चिप नहीं है, आराम से लगा के आप अपना मेकअप वेकअप कर सकते हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात जो इसकी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि ये आपको ना एक ग्लासी स्किन इफेक्ट दे रहा है। अच्छा, ग्लासी स्किन, लिटरली मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ठीक लग रहा हूँ, स्किन मेरी ठीक लग रही है। मैं आई एम जस्ट सेइंग कि मैंने खुद भी आज सुबह आने से पहले यही लगाया। सो दिस इज व्हाट वी डू। ये लगाया मैंने और इंस्टा ग्लो लगाई है। तो दिस इज अल्टीमेट। अगर आप अपनी स्किन को यूथफुल रखना चाहते हैं, प्लम कोलेजन के साथ इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी बिल्कुल है। तो दोनों चीजें मजेदार किस्म की मिक्सचर है, इट्स रियली गुड, जो कि आपकी स्किन को चाहिए। और आप इसको ऑर्डर कीजिए, इसके साथ हम आपको फ्री सैंपल्स भी देंगे। एट द सेम टाइम दिस वर्क्स लाइक मैजिक। ये आपको 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट देना शुरू करे। आपके चेहरे की जो फाइन लाइंस हैं उनको रिड्यूस कर देगा, चेहरे को थोड़ा सा टाइट कर देगा, ऊपर की जानिब खींचेगा, और सबसे बड़ी बात ये इलास्टिसिटी जो खत्म हो जाती है वक्त के साथ साथ, उसको वापस लेके आता है। सो दिस इज रियली गुड। कोलेजन गोल्ड इसका नाम है। आप कॉल करें, उनको बोलें या तो मुझे हेयर शाइन दे दें या कोलेजन गोल्ड दे दें। दिस इज रियली गुड। नंबर आपके सामने अभी चल रहा होगा, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और ले सकते हैं। और आज हम आपको 1 नहीं 2 फ्री सैंपल्स देने जा रहे हैं। अच्छा, ये तो दूसरी चीज़ हो गई। अच्छा, इसकी पैकेजिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये तो ऐसे तो आती है, लेकिन उसके साथ साथ ये पाउच है, इजी टू कैरी। अच्छा, यहाँ पर अमोर लिखा है।
इसके अंदर ये हमने डाल दिया है। अच्छा। तो आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, किसी भी जगह लेके जा सकते हैं एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं वेट कैसे मेंटेन करते हैं। मैं तो बहुत सिंपल बात करता हूँ, इससे मेंटेन होता वेट। इसके अलावा कुछ मैं यूज़ नहीं करता। दिस इज़ कर्व। ये आपने एक टैबलेट लेनी है अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, बेली को लूज़ करना चाहते हैं। जैसे मैं हूँ या निदा हूँ, तो निदा तो एक्सरसाइज कर रही हैं डेली, आप दो घंटे तकरीबन आप जिम के अंदर डेढ़ घंटा। तो अच्छा, और मेरे साथ ये है कि मैंने अभी वेट्स करना शुरू किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मुझसे डाइट नहीं होती है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो इंचेस लूज करना चाहते हैं यहाँ से, लेकिन डाइट नहीं कर सकते, ये उनके लिए बहुत अच्छी है। आप कुछ भी खा सकते हैं, इत्तेदाल में खाइए, कुछ भी खा सकते हैं। नाश्ते के बाद एक गोल्ड कैप ले लीजिए और उसके बाद देखिए कि वेट रिड्यूस कैसे होना शुरू होता है। आपकी ये जो जगह है, यहाँ पर आपका फैट जो जमा हो जाता है वो रिड्यूस हो जाएगा। आपकी ये जगह थोड़ी सी टाइट हो जाएगी, थोड़ी सी ये बेहतर हो जाएगी, चेहरे का स्किन। और सबसे बड़ी बात ये, एक मुदाफ़ियत की एक लहर है जो आपके अंदर आएगी और आप बहुत सारी चीज़ों से महफूज रह सकेंगे। दिस इज़ 100% ऑर्गेनिक। जब वो वेट लूज होता है ना तो ऑटोमेटिकली फिर एक मोटिवेशन मिल जाती है एंड यू फील इट फ्रॉम इनसाइड। तो आप कॉल कीजिए, उनसे कहिए मुझे कर्व चाहिए, मुझे वेट लूज करना है। और अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, आज एक नहीं दो सैंपल्स जो सिर्फ निदा के शो को देख के करेंगे, उनको हम देने जा रहे हैं। हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हैं, इंस्टा पे ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर सामने दिया हुआ है, इस नंबर पे आप अभी कॉल कर लीजिए एंड वी लव टू सर्व यू। तो ये इनको बोलिएगा मुझे वेट लूज़ करना है तो मुझे कर्व दे दीजिए। इसका नाम कर्व है और ये वेट लॉस के अंदर आपकी बहुत मुआवन साबित होती है। तो ये दूसरी चीज़ है। अच्छा, इसके बाद अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके बालों का राज क्या है। पता नहीं क्यों पूछते हैं, बट आई गेस सीरियसली ये हमारा हेयर लॉस सोल्यूशन है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं हमेशा यही इस्तेमाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल बिल्कुल ठीक हैं, गिरते भी नहीं हैं, टूटते भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं होता उनको। मैं कोई चीज़ अब लगाना ही छोड़ दी है, सिर्फ स्प्रे करता हूँ, नहाता हूँ, स्प्रे करता हूँ एंड दैट्स अबाउट इट। अच्छा, इसके अंदर 3 चीज़ें आपको मिलती हैं इस हेयर लॉस सोल्यूशन के अंदर। और एक तो आपको ये कार्ड मिलता है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है, प्रॉपर इसकी डिटेल्स हैं। अच्छा, उसके बाद जब इसको हटाते हैं तो इसके अंदर एक हमारे पास हेयर सीरम मिलता है हमको, एक हमारे पास ये हेयर ऑयल मिलता है और एक हमारे पास शैम्पू मिलता है। शैम्पू आपको डेली इस्तेमाल करना है, हेयर ऑयल आपको हफ्ते में सिर्फ 3 मरतबा लगाना है 40 मिनट के लिए। जो हेयर सीरम है, ये इतनी सी बॉटल 2.5 महीने के लिए काफ़ी है। आपको 5 से 7 ड्रॉप पूरे स्कैल्प पे लगा के उसको अच्छी तरह से रब करके छोड़ देना है और उसके बाद आपके बालों में नई ग्रोथ आएगी। वो बाल जो जा चुके हैं वो वापस आएंगे। एक बात याद रखिएगा, जिनका ऑलरेडी चांद निकल आया उनको हम कुछ मदद नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो जिनका चांद अभी सितारा है। हाँ। तो हम उस सितारे पे आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपके बाल जा रहे हैं तो आपने इमीडिएटली कॉल करके ये ऑर्डर करना है। ये हमारा हेयर लॉस सोल्यूशन है। उनसे कहिए मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे बताइए कि मैंने क्या करना है। लिटरली बता रहा हूँ, इससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। यू कैन जस्ट इमीडिएटली कॉल एंड यू वुड नो। एक दिन के इस्तेमाल के बाद ही जब आप शैम्पू इस्तेमाल करेंगी या करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके वो जो बाल जो तकिए पे आ जाते थे, सिंक में आ जाते थे, फर्श पे होते थे, वो नहीं होंगे। लिटरली मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ एंड आई कैन वाउच फॉर दिस प्रोडक्ट बिकॉज वो प्रोडक्ट जो मैं खुद इस्तेमाल ना करूँ वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। सो ये हेयर लॉस सोल्यूशन है, आपको बालों को गिरने से रोकता है, नए बाल लेके आता है, बालों को घना करता है। सो प्लीज़ ट्राई दिस। तो ये हमारी प्रोडक्ट है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा अगेन आई रियली लव दिस, नॉट बिकॉज इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बट मुझे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज ये अल्टीमेट जो फेशियल सोल्यूशन है ये वो है। इसको ब्राइटनिंग फेशियल किट कहते हैं हम। और जब आप इसको खोलेंगे तो ये थैंक यू कार्ड और ये हमारा अमोर और 6 स्टेप्स हैं इसके। अच्छा, आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं। दिस इज़ रियली गुड। ये चीज़ें तमाम यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आपने इस्तेमाल कैसे करना है। ये 6 स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6। इसके अंदर आपका स्क्रबर भी है, पॉलिश भी है। आप लिटरली 40 मिनट के अंदर 2 शेड लाइटर हो सकते हैं। ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है, लाइक नेम सेज कि अमोर का ये ब्राइटनिंग सोल्यूशन है, ब्राइट करता है। और इसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पर शामिल, वो यहाँ पर दिए हुए हैं कि आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आपको पता होना चाहिए कि आप इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। अगर आप ब्राइटनिंग फेशियल लेने जाते हैं कहीं भी तो मेरे ख्याल में वो स्टार्ट होता है 10,000 रुपये से और फिर उसके बाद ये 50, 60, 70,000 रुपये तक भी जा सकता है किसी बहुत बड़े सैलून के अंदर। लेकिन अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि आप अपने घर में हैं, ये आपको 8 से 10 फेशियल देता है। अगर हर 2 वीक के बाद आप रिपीट करते हैं, लिटरली 3 से 4 दिन तो सिर्फ पॉलिश का इफेक्ट नहीं जाएगा। सो दिस इज़ दिस गुड, ये वाकई बहुत अच्छा है। नंबर आपका हमारे पास है
मतलब आपके पास हमारा नंबर है, अभी कॉल कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, फेसबुक पे जाइए और हमें कॉल करके बताइए कि जी आप, और ये ऑर्डर कीजिए। आप एक बार इस्तेमाल करके आपको खुद पता चल जाएगा, आफ्टर 40 मिनट्स आप कम से कम 2 शेड्स लाइटर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं और फिर वो रहता है 4, 5, 6 दिन उसका इफेक्ट रहता है। फिर अगर आप इसको मेंटेन करें तो वो एवर लास्टिंग होता है। और अगर आप हर 2 वीक में रिपीट करते रहें, सबसे बड़ी बात ये फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट है। आपको सैलून नहीं जाना, घर बैठे आपको प्रोफेशनल जो फेशियल है वो आपको मिल रहा है। तो ये हमारा ब्राइटनिंग फेशियल है, उनको कॉल करके कहिए मुझे अमोर ब्राइट चाहिए, आपको मिल जाएगा। और साथ साथ 2 आपको फ्री सैंपल्स जो हैं वो भी हम देने जाएंगे आज ही आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बात करना चाहता हूँ जो मेरा बहुत फेवरेट होता है, और ये इंस्टा ग्लो क्रीम है। अच्छा। ये कोरियन फार्मूला है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था मैं 2 चीज़ें लगा के आया हूँ, और 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक तो मेरा ये है, ये जिसको हम कोलेजन गोल्ड कहते हैं। हाँ। ये मैंने लगाया, ये अप्लाई किया, और ये अप्लाई करने के बाद मैंने ये इंस्टा ग्लो की क्रीम जो है ये लगाई है। अच्छा, इंस्टा ग्लो इज सच अ ब्यूटीफुल क्रीम। ये आप थोड़ा सा लगा लीजिए और ये इमीडिएट आपको ग्लो देता है। इमीडिएटली फर्मनेस आती है, आपकी स्किन पॉलिश हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे ग्लास स्किन इफेक्ट, जो कोरियन इफेक्ट आजकल लोग कह रहे हैं, ये वो होता है। तो आप इसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे लोग जो हैं वो आपके फ़ोन के इंतज़ार में बैठे हैं, आप उनको कॉल कीजिए, उनसे कहिए कि जी मुझे कोरियन फार्मूला इंस्टा ग्लो चाहिए। द नेम इज़ कॉल्ड इंस्टा ग्लो। ये इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। अगैन मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ, आपको 2 फ्री सैंपल्स जो हैं वो हम आपको इसके साथ भी देने जा रहे हैं, वेदर इट्स परफ्यूम और वेदर इट्स सन ब्लॉक या इट्स व्हाटएवर। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे भाई एक परफ्यूम और सन ब्लॉक भेज दें, या एक परफ्यूम और हेयर शाइन का फ्री सैंपल जो है वो भेज दें। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दिस इज़ कोरियन फार्मूला। अगर आप यही फार्मूला बाहर से लेते हैं, किसी बाहर के ब्रांड का लेते हैं, तो ये फार्मूला आपको आराम से 27, 28, 30 हज़ार रुपये कॉस्ट करेगा। बट हमारे साथ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, 10% भी उसकी कॉस्ट नहीं होगी, बट रिजल्ट्स जो हैं वो वैसे ही हैं, शायद उससे भी अमेजिंग है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो दिस इज़ रियली गुड। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। अभी जैसे आपने बात की थी, देखिए स्पॉटलेस हमारा एक जो दाग धब्बे हो जाते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें दाग धब्बे हो गए रिमेनिंग, उसके लिए हमारा एक सीरम है जिसे हम स्पॉटलेस कहते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और अभी तो बेस्ट है इस मौसम के लिए, मतलब इस मौसम के लिए तो बेस्ट है ना, बहुत छाइयाँ वाइयाँ पड़ जाती है गर्मी में। और ये आपकी स्किन करेक्टनेस का ऐसा काम करता है, विद इन कपल ऑफ वीक्स आपकी स्किन से जो डार्क स्पॉट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इसको हम लोग स्पॉटलेस इसीलिए कहते हैं। इट्स अ क्लीन सॉर्ट ऑफ सीरम। अच्छा, प्रोग्राम का टाइम अब खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते बता दें कि आप फ्री सैंपल्स जो हैं, हाँ, वो ऑडियंस को ऑर्डर करने के साथ साथ जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे फ्री सैंपल्स मिलेंगे। आज आप कुछ भी ऑर्डर करें, आपको 2, लेकिन निदा का शो मेंशन करना जरूरी है। निदा का शो मेंशन करना जरूरी है, या निदा का नाम ले दीजिएगा। फ्री सैंपल्स हैं और 2 फ्री सैंपल्स हैं हम आपको देने जा रहे हैं। बस ये याद रखिएगा, कुछ भी ऑर्डर करें, अगर आप हेयर शाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी नई प्रोडक्ट है कोलेजन गोल्ड, जो अमेजिंग है, उसको ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो उसके लिए है, वेट और ऑर्डर करने के लिए अमोर की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।